कार्यक्रम शुरू ओके मिस कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे यह अनुरोध है कि आप सभी कृपया अपने अपने ऑडियो और वीडियो बंद रखें और बीच में शेयर स्क्रीन ऑप्शन को भी ना दबाएं ताकि आप सभी सुविधापूर्व इस कार्यक्रम को देख सुन सके और लाभ ले सके। धन्यवाद। हर क्षण खंडित होती उनकी आत्मा में अब भी सपने हैं आसमानों के, लाख पहरे हो लाख दीवारें, कौन रोक पाया है उड़ानों को। तितलियां खोज लेगी अपना रास्ता, नोचे हुए मटमैले परों को समेटना और उड़ना भी उनको आता है, तितलियां फिर उड़ेगी। नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यानमाला के तृतीय भाग में सबको स्वागत है। आज का विषय है पितृसत्तात्मक विचारधारा और स्त्री पराधीनता के रूप, और इस विषय पर प्रथम व्याख्यान देने के लिए अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हुई है। साथ ही यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी को एक बार फिर से स्वागत करती हुई मैं आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ती हूँ। सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए द्वितीय वर्ष हिंदी स्नातक छात्रा अमृता आरस को आमंत्रित करती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपने सिखा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धन्यवाद। आगे मैं स्वागत भाषण के लिए इस कार्यक्रम की संयोजिका तथा हिंदी विभाग के सह आचार्य डॉक्टर सिंधु टीआई जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में कोलंचेरी के सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग और कोच्चि के केरल हिंदी साहित्य मंडल दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय व्याख्यानमाला का तीसरा व्याख्यान है आज। सबसे पहले हमारे इस वेबिनार कॉलेज से जुड़े रहने के लिए केरल हिंदी साहित्य मंडल के सभी सदस्यों को हमारे विभाग का और हमारे कॉलेज का आभार व्यक्त करती हूँ। इस राष्ट्रीय वेबिनार का अध्यक्ष हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर हैं। सर को तहे दिल से इस राष्ट्रीय वेबिनार में सादर स्वागत करती हूँ। इस व्याख्यानमाला का आज तीसरा व्याख्यान है। व्याख्यान देगी डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी। डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी हैदराबाद के अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर है। वे जब हमने उनसे बात की थी तब उन्होंने बड़ी खुशी के साथ बोलने के लिए इस व्याख्यान में बोलने के लिए हमारे अनुरोध को स्वीकार किया था। ये तो हम बड़े सौभाग्य की बात मानती हूँ, क्योंकि एक दूसरे विश्वविद्यालय से, केरल से बाहर के एक विश्वविद्यालय से बड़े विद्वानों को सुनने का अवसर हमारे बच्चों को मिल गया है। हमारे कॉलेज का आभार व्यक्त करती हूँ प्रियदर्शिनी जी, और बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ इस हमारे कॉलेज की तरफ से
और केरल हिंदी साहित्य मंडल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशीष वचन देगी हमारी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर मीना के। ऐसे एक व्याख्यान माला चलाने के पीछे उनका प्रोत्साहन ही रहा है। उनके प्रोत्साहन के लिए और उनकी उपस्थिति के लिए हमारा आभार व्यक्त करती हूँ और आपका स्वागत भी करती हूँ। आशीष वचन देंगे केरल हिंदी साहित्य मंडल के कार्यकारी सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर के वेलायुधन सर। वेलायुधन सर श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालड़ी के भूतपूर्व कुल सचिव रहे हैं। माफ कीजिए, हमारे हिंदी विभाग से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। सर, आपको इस राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक पर्चा प्रस्तुति है ऐश्वर्या अनिल कुमार का। ऐश्वर्या को भी हम इस वेबिनार में स्वागत करती हैं। धन्यवाद अदा करेगी केरल हिंदी साहित्य मंडल का सचिव और इस राष्ट्रीय वेबिनार की सह संयोजिका डॉक्टर सी राधामणि जी। उनके प्रयत्न से ही ऐसा एक संयुक्त कार्यक्रम संभव हुआ है। राधामणि जी को सपरिवार इस आयोजन में स्वागत करती हूँ। आदरणीय शशि सर भी हमारे विभाग से जुड़े रहते हैं, उनका भी विशेष स्वागत करती हूँ। भारत के कई क्षेत्रों से कई प्राध्यापक बंधु और कई शोध छात्राएं इस सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ गए हैं और गूगल मीट से और यूट्यूब से जुड़े सभी प्राध्यापक बंधुओं का और सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। हमारे प्रिय छात्र छात्राएं भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। सबको एक और बार स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद। अब अध्यक्ष भाषण का समय है, लेकिन हमारे अध्यक्ष हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर शाजू वर्गीस सर कुछ असुविधा के कारण यहाँ जुट नहीं सके, इसलिए हम आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। अब मुख्य भाषण का समय है। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी यहाँ उपस्थित हैं। वे वर्तमान समय में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर 10 वर्षों से कार्यरत है। कहानी, उपन्यास, कथालोचना, स्त्री साहित्य, लोक साहित्य, प्रयोजन मूलक हिंदी आदि विषयों में आपकी गहरी रुचि है। अब तक इनकी 2 पुस्तकें आज की हिंदी कहानी 1990 से 2000 और स्त्री दुनिया समसामयिक सरोकार संपादित शीर्षक से प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे प्रेमचंद और किसान, उदय प्रकाश का रचना संसार, नलिन बिलोचन शर्मा की आलोचना दृष्टि, रेणु और उनका मैला आंचल, आचार्य शिवपूजन सहाय का साहित्य अवदान, प्रवासी हिंदी साहित्य, हिंदी कहानी की भाषी, भीष्म साहनी का स्त्री संसार, अज्ञे के लेखन में व्यक्ति स्वातंत्र्य की अवधारणा, दलित कहानियों में अस्मिता बोध, लोक साहित्य और मानव मूल्य, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य चेतना जैसे प्रासंगिक विषयों पर शोध आलेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित है। अनेक विषयों पर बतौर वक्ता सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करती रही है। आपने पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 2016 में आंचलिकता का सौंदर्य और महिला अंचल शीर्षक से प्रपत्र वाचन भी किया। अब मैं पितृसत्तात्मक विचारधारा और स्त्री पराधीनता के रूप विषय पर व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी को तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ज्योति, आपने इतना अधिक परिचय दे दिया। मैं सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेंचरी एवं केरल हिंदी साहित्य मंडल के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस गंभीर विषय पर मुझे अपनी बात रखने की एक साझा सहमति प्रदान की और मेरा चयन किया, मुझे आमंत्रित किया कि मैं इस विषय पर अपनी बात रख सकूं। इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए सर्वप्रथम जो हमारे बीच में सेतु बंधन हुआ है वो सिंधु मैम के माध्यम से हुआ है, तो मैं उन्हें उनका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। कॉलेज के प्राचार्य शाजू वर्गीस जी, प्रोफेसर विश्वम्भरन जी, डॉक्टर मीना और डॉक्टर सी राधामणि जी के प्रति भी
आभार व्यक्त करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं रवि सर, मैं रवि सर पी रवि सर को भी प्रणाम करती हूँ, अजीता मैडम को भी नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आप सब इस विषय पर, जो कि मेरी नज़र में केवल विषय नहीं है बल्कि यह एक समाज सुधार है, बल्कि एक मुहिम है। आपने इतने उत्तम विषय को स्थान दिया चर्चा के लिए, और इस पर सुनने के लिए इतने जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। और अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें ज़रूर कहूँगी। पहला तो ये विमर्श का विषय है, इसलिए ये बातचीत दो तरफ़ा होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगी कि चर्चा के बाद विद्यार्थी और जो भी लोग जिज्ञासु श्रोता जो हैं वो मुझसे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं केरल की उस भूमि को प्रणाम करती हूँ जहाँ के त्रावणकोर जिले से नांगेली ने जो आंदोलन किया था स्तन ढकने के अधिकार का, स्त्री अस्मिता के पक्ष में, जो उन्होंने जाति के विरोध में स्त्री अस्मिता के पक्ष में जो अपनी भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका तैयार की थी, मैं उनको भी याद करते हुए, उन्हें अपनी पुरखिन मानते हुए उन्हें प्रणाम करती हूँ। 2-3 बातें मैं अपनी बातचीत से पहले ज़रा कह दूंगी। जैसे हम सीरियल देखते हैं तो शुरू में एक डिस्क्लेमर आता है, तो उसी तरीके का एक डिस्क्लेमर सा है कि यदि आप में से 1-2 वीडियो ऑन रहेंगे तो मुझे मतलब अपनी बात रखने में सुविधा होगी, इस बात का भ्रम नहीं होगा कि मैं कट गई हूँ या कनेक्शन नहीं है या मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही। दूसरी चीज़, यह जो विषय है, यह विषय हमारे राष्ट्र में कुछ विषय बड़े ही संवेदनशील हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के विषय बड़े संवेदनशील हैं। तो हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम नारीवाद की नज़र से पितृसत्ता की परख की कोशिश करेंगे। हर विषय का अपना एक दृष्टिकोण होता है, वह उस दृष्टिकोण से अपने अनुशासन को देखता है, विषय की विषय वस्तु को देखता है। जैसे अर्थशास्त्र को समस्त विषमताओं के मूल में आर्थिक भेद जो है वही कारण लगता है। समाजशास्त्र को लगता होगा कि लोग नियम नहीं मानते और आचार संहिताओं का पालन नहीं करते, इसलिए समाज में मतभेद और विषमताएं हैं। उसी तरीके से नारीवाद पितृसत्ता को अलग से देखती है। धर्म से इसका कोई धर्म के प्रति इसकी जो दृष्टि है वह दृष्टि धर्म की नारियों को लेकर नहीं है, लेकिन हम यहाँ बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि नारीवाद किस तरीके से पितृसत्ता को देखता है। तो पितृसत्ता एक विचार है जो पुरुष को अपना शत्रु नहीं मानता। जो नारीवाद का विचार है उसको पुरुष से दिक्कत नहीं है, पुरुष की स्त्रियों को अधीन बनाए रखने की मानसिकता से दिक्कत है। इसलिए मैं पहले ही साफ कर दूं कि यहाँ पर पुरुष विरोधी बातें नहीं है, यह एक मानसिकता है जिसके संबंध में हम कुछ दृष्टि डालेंगे, जिनकी वजह से जिस मानसिकता की वजह से हमारी आधी आबादी अभिशप्त और असमान जीवन जीने को, भोगने को मजबूर है। तो यह 2-3 डिस्क्लेमर थे। और अगर विद्यार्थी मैं कुछ 1-2 बातें पूछूंगी जिसका उत्तर मुझे विद्यार्थियों की तरफ से यदि मिले या आप में से किसी की तरफ से भी मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप में से कितने लोगों ने यह सुना है कि क्या ये तुम्हारे बाप का राज है? मुझे लगता है कि यह बात जरूर ही सुनी होगी कि क्या ये तुम्हारे बाप का राज है। दरअसल ये बाप का राज होता क्या है? क्या कभी आपने इसी के काउंटर में यह सुना है कि क्या ये तुम्हारी माँ का राज है? बल्कि हम माँ के लिए यह सुनते हैं कि ससुराल में ये नहीं आते, माँ की नाक कटाएगी क्या? ये काम नहीं आता, माँ की नाक कटाएगी क्या? तो एक जो सीधा भाषाई अंतर हमें दिखाई देता है कि बाप का राज होना, राजपाठ यानी अधिकार होना। तो जो अधिकार है वो बाप का है, बाप यानी पितृ का है, और जो माता है वह पितृसत्ता के व्यवस्था में एक उपकरण है। और माता दरअसल माता होने से पहले स्त्री है, इसलिए वह उपकरण है। तो पितृसत्ता ने अपने सत्ता का आशय ही होता है कि वह अपने अधीन कुछ लोगों को रखकर अपनी व्यवस्था के प्रति उन लोगों का विश्वास पैदा करे, और यदि विश्वास पैदा नहीं होता है तो साम दाम दंड भेद लगाकर उनको अपनी व्यवस्था में बनाए रखे। पितृसत्ता का भी चरित्र अन्य सत्ताओं से कुछ भिन्न नहीं है, ऐसा ही चरित्र था उसने। तो उसने स्त्री पराधीनता के कई रूप गढ़े,
कुछ प्यार से, कुछ बेहद समझदारी से, कुछ दंड देकर, कुछ अनुशासन से। तो उनमें से ही कुछ रूपों की चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। मैं बार बार ये बता देना चाहती हूँ कि यह धर्म विरोधी बातें नहीं है। नारीवाद की दृष्टि से पितृसत्ता के जो विचार हैं उनके कारणों की पड़ताल नारीवाद इन माध्यमों से करता है। तो पितृसत्ता ने, हम सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष का जो परिवेश होता है वह समान परिवेश नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। हम सभी यह भी जानते हैं कि अगर हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या क्राइम है तो यानी इसके पीछे एक यह विचारधारा है कि इस राष्ट्र को कन्याएं नहीं चाहिए। तो अगर हमें कन्याएं नहीं चाहिए तो इसके पीछे यह विचारधारा है कि हम राष्ट्र के संवाहक के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटों को देखते हैं। तो बेटों को देखते हैं और बेटियां चूंकि उपकरण मात्र हैं तो उपकरण तो वैसे भी तैयार किए जा सकते हैं और आदि आदि बातें हैं। तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि पितृसत्ता ने अपनी बातें मनवाने के लिए 3 रूप विभाजित किए। हालांकि इसके इन रूपों के उपरूप भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप जो उसने तैयार किए वह 3 रूप थे। इसने पितृसत्ता ने स्त्री अधीनता के लिए धर्म का सहारा लिया। धर्म का सहारा किस रूप में लिया कि इसने स्त्री के लिए कुछ ऐसे पाठ्यक्रम या कहिए कि कुछ ऐसे स्रोत गढ़े जिसके माध्यम से स्त्रियों को यह शिक्षा मिलती हो कि उसके साथ का पुरुष, उसका पिता और उसका भाई यही उसके संसार के प्रतिनिधि सदस्य हैं, इसके बाहर उसकी कोई दुनिया हो नहीं सकती है। मैं संकेत कर रही हूँ कि स्त्री की जो धर्म ने स्त्री को जो टेक्स्ट दिए हैं वह टेक्स्ट किस प्रकार के हैं, जिसमें उसने संतोषी माँ व्रत कथा दी है। मैं हिंदू धर्म के हवाले से बोलूंगी, अधिक उसके बारे में ही जानती हूँ। हालांकि हर धर्म में स्त्री के लिए पुरुषों की बात मानने और उनका पालन करने का ही अनुदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है। तो जो सती व्रत कथाएं होती हैं, जो कहानियां हैं, हमारी महिलाओं के सामने जो आइकॉन रखे हैं, वो आइकॉन जो हैं वो किसी वीरता की वजह से नहीं जाने जाते और उसमें भी एक बड़ा भेद है। मैं उदाहरण लेना चाहूंगी सावित्री का। तो सावित्री मेरी दृष्टि में इतिहास की पहली ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने जबान लड़ाने की या तर्क करने की हिम्मत की थी, क्योंकि वो यमराज से भिड़ गई थी। हु, हुम, हाउ, व्हेन, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सारी बहस वो यमराज से करती हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में वह बहादुर महिला है। लेकिन जब सावित्री का जिक्र आता है तो उसके सामने सती शब्द लगा दिया जाता है, यानी जब लोक में वही पौराणिक चरित्र जब लोक में ट्रांसफर होते हैं तो वो कमजोर प्रतीत होते हैं, जैसे ज्यादा सती सावित्री मत बनो, वह एक उल्हने की तरह लिए जाते हैं। दूसरा उदाहरण है कि आपने बहुत सुना होगा कि देवी देवता तपस्या करते हैं, राक्षस तपस्या करते हैं। हम कहते हैं राक्षसों की कोई संस्कृति नहीं होती, लेकिन राक्षसों में भी यह बोध होता है कि वो तपस्या के वरदान में राज्य या इंद्र का लोक मांग लेते हैं। लेकिन महिलाएं तपस्या करके अपने लिए पति मांगती हैं। अब आप सोचिए यह टेक्स्ट किस लिए तैयार किया गया है और किनके लिए तैयार किया गया है कि जान जोखिम में डालकर हजारों साल तपस्या करने के बाद पार्वती इंद्र का सिंहासन नहीं मांगती हैं, वह पति मांगती हैं। पति की यह जो कामना है जिसके लिए वो भूखी रहती हैं, दरअसल एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है इस तरीके का पाठ्यक्रम जो व्रत कथाओं के माध्यम से आता है। और हमारी जो आइकॉनिक मिथकीय लेडीज हैं, जो मिथकीय नारी चरित्र हैं, उनके माध्यम से हमारे सामने जो उद्देश्य ट्रांसफर होता है वह उद्देश्य यह होता है कि पुरुष के लिए राष्ट्र है और स्त्री का राष्ट्र ही पुरुष है। तमाम ताकतवर महिलाएं भी जो हैं, दुर्गा है, दुर्गा की उत्पत्ति भी पुरुषों के माध्यम से हुई है। यदि आप बहुत सारा स्त्री साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि स्त्री साहित्य के स्त्रीवाद में किस तरीके से धर्म ने स्त्री को अपनी कई सारे उपदेशों अनुच्छेदों से बांधा है, जिसमें उसको यह शिक्षा दी जाती है कि तुम्हारा सतीत्व तुम्हारे प्राणों से, तुम्हारे जीवन से ऊपर है। इसीलिए हम जौहर प्रथा को सेलिब्रेट करते हैं। हमने स्त्री को अपने जीवन की रक्षा करने से अधिक अपने कौमार्य की रक्षा करना सिखाया है, क्योंकि यह कौमार्य किसी के लिए प्रिजर्व है, क्योंकि यह स्त्री दान की वस्तु है। विवाह के समय में उसका दान दिया जाता है और यह भी धर्म का हिस्सा है। दान शब्द ही धर्म का हिस्सा है।
तो दान पुण्य की जो बातें हैं, दान से क्या मिलता है, मैंने कही दिया, पुण्य मिलता है, दान के पीछे भी एक मोटिव होता है। तो जो कन्या दान है वो बहुत बड़ा दान है, गोदान है बहुत बड़ा दान है। तो इस दान की वस्तु में वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट इतना जकड़न से भरा हुआ हो जाता है कि जिस तरीके से हम पूजा की सामग्री का इस्तेमाल पूजा करने से पहले नहीं करते, वो अनटच्ड होती है, उसी तरह स्त्री के साथ एक अक्षत यौवन और कौमार्य की अवधारणा जोड़ दी गई है, जिसकी शिक्षा हर स्त्री अपनी पुत्री को देती है कि इस कौमार्य की रक्षा तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर करनी है। तो इन शॉर्ट इन सारी चीजों का अर्थ क्या हुआ कि स्त्री अपने आप में कहीं भी ब्रेन के रूप में नहीं टिकती है, दरअसल वो बॉडी है, और बॉडी में भी योनि प्रधान बॉडी है, जिस क्योंकि स्त्री पुरुष का काम संस्कृति को बढ़ाने का यदि दिया है, परंपरा के प्रचार प्रसार का दिया गया है, तो स्त्री को संतानोत्पत्ति का दायित्व दिया गया है, तो उसका मुख्य उपकरण जो हुआ वह उसकी देह से संबंधित है, बुद्धि से नहीं। हमने अपनी स्त्रियों को ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जिसमें वह तर्कशील हो सके, तर्कशीलता से उन्हें मुक्त रखा गया। अगर आप आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत यह देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वह अबोध होते हैं, वो जो सवाल करते हैं हम उन्हें कुछ अपनी तरीके का जवाब देके चुप करा देते हैं और वह उस जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सवाल पूछने की आरंभिक जिज्ञासा तो उनके भीतर होती है, लेकिन सवाल का काउंटर करने की जिज्ञासा या तर्कशीलता अभी उस अवस्था में उनके भीतर नहीं होती है। स्त्रियों के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि उन्हें जिस तरीके से पुरुष को प्रसन्न रखना, श्रृंगार प्रसाधन करना, जिस तरीके से उनको घर की देखभाल करना, पूजा पाठ करना, घर की तुम ही पुरोहित हो, तुम ही मालकिन हो, तुम गृह लक्ष्मी हो, इत्यादि इत्यादि बातें कहकर जो घर के दायरे में जो उसकी हदबंदी की गई, उसके चारों तरफ जो कीलें ठोकी गई कि यह जो गृह है वही तुम्हारा संसार है, ऐसे में बाहर की दुनिया का अनुभव लेने वाला पुरुष भीतर आके स्त्री को चाहे जो बताता था, स्त्री उस पुरुष पर विश्वास करती थी और उसने कभी उससे तार्किक रूप से उत्तर नहीं दिए, क्योंकि उसको सिलाई कढ़ाई का ज्ञान, पाक शास्त्र का ज्ञान, सजने संवरने का ज्ञान, सास ससुर को खुश रखने का ज्ञान, घर में शांति बनाए रखने का ज्ञान तो दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, रीजनिंग लॉजिकल ज्ञान से उसको दूर रखा जाता था। इसलिए वह क्यों, कैसे, किस लिए पूछना भूल गई थी। ऐसा नहीं था कि नहीं पूछ सकती थी, लेकिन व्यवस्था ही कुछ ऐसी तैयार की गई थी कि वह यह पूछना भूल गई थी, क्योंकि वह अपने साथी को परमेश्वर मानती थी और परमेश्वर पर तो क्या ही संदेह कोई कर सकता है, तो वह जो कहता था स्त्री उसे मानती थी। दूसरी चीज यह भी थी कि परिवार के दायरे में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता से रोकती थी। जैसे कि हमारे भारतीय समाज में जब स्त्रियों का विवाह होता है तो एक स्त्री धन शब्द होता है। स्त्री धन यानी स्त्री का धन, बाकी जो दान दहेज से अलग होता है। दान दहेज जो दिया जाता है वह वैसे भी स्त्री को नहीं मिलता। आप किसी भी व्यक्ति को दो ही सूरतों में गुलाम बना के रख सकते हैं। पहली सूरत यह है कि आप उसे भरोसा दिला दें कि वो किसी काम का नहीं, और दूसरी सूरत यह है कि आप उससे आर्थिकता और बुद्धि चलाने की ताकत छीन लें। पितृसत्ता ने अपनी स्त्रियों के साथ यह दोनों किया। उसने उसे भरोसा दिला दिया कि तुमसे नहीं होगा, तुम कोमल हो, तुम घर में बैठो, शिशु का ध्यान रखो, मैं हूं ना कमाने के लिए। तो स्त्री ने ममत्व में, चूंकि उसके पास साल दर साल शिशु आता था, वह प्रजनन के लिए ही बनी थी पुरुष सत्ता की नजर में, साल दर साल शिशु की देखभाल में उसने किसी भी प्रकार, चूंकि उसके स्वभाव का अनुकूलन वो पृथ्वी से लेती है, प्रकृति से लेती है, किसी तरीके की तार्किक सवाल जवाब से बहुत दूर हो गई थी, अपने मोटिव पर फोकस रहती थी, जो मोटिव था घर को खुशहाल बनाना, घर की शांति को बनाए रखना। ऐसे में पुरुष ने उसे समझा दिया कि बाहर की दुनिया बहुत क्रूर है और तुमसे वहां के कामकाज नहीं होंगे, तुम शांति से घर में रहो, अच्छे घर की औरतें बाहर नहीं जाती। और दूसरी चीज उन्होंने उसको यह समझाई कि पैसे लेकर तुम क्या करूंगी, मैं हूं ना, तुम्हें जो जरूरत है मुझसे कहो, मुझसे मांगो। और यह बात उसने इतने प्यार से कही कि स्त्री इनकार न कर सकी, और वह यह भी समझ गई कि हाँ सही तो है, मुझे गरीब में रहना है, पैसे लेकर मैं क्या करूंगी। तो ऐसे में जो दान दहेज का पार्ट होता है वह भी उस लड़के को चला जाता है या लड़के के पिता को चला जाता है जिसके घर में विवाह ठीक हुआ है। और जो गहने जेवर हैं उसकी सुरक्षा के नाम पर उसे स्त्री से सास रख लेती है। ऐसे में स्त्री वाकई अपने ससुराल में दो जोड़ी कपड़ों की
मोहताज ही होती है। उसकी कमर में चाबियां तो लटकी हुई हैं, लेकिन उन चाबियों का ताला वह पूछ कर खोलेगी, क्योंकि उस घर में शासन करने वाली उसकी एक सास है जो अपनी वृद्धावस्था तक पितृसत्ता की सोच में एडजस्ट हो चुकी है। और उस वरिष्ठ स्त्री को भी यह लगता है कि हमारा संसार ऐसा ही है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब स्त्रियां अपने संकटों की बात करती हैं तो उनसे बड़ी जो स्त्रियां होती हैं वो उन्हें कहती हैं ये तो होता रहता है, औरत का तो यही जीवन है। तो यह जो एक तरीके का नियतिवाद है ना, एक तरीके का भाग्यवाद पे विश्वास है, यह इसकी परतें स्त्री की अपराधीनता पर इस तरीके से जम चुकी हैं, बैठ चुकी हैं कि वह उसको तोड़ पाने में सक्षम नहीं है, और एक बार में तोड़ पाने में तो बिल्कुल सक्षम नहीं है। क्योंकि सत्ता आनंद का मतलब, सत्ता वर्चस्व का मतलब इनका स्वाद जानती है। अगर सत्ता, इसीलिए सत्ताएं अपने आप को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। पितृसत्ता भी अपने आप को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, क्योंकि पितृसत्ता स्त्री की विचारधारा पर नियंत्रण करती है। विचारधारा पर नियंत्रण वो धर्म के आधार पर करती है, वह उसकी यौनिकता को नियंत्रण करती है उत्तराधिकार के नियम को बनाए रखने के लिए। क्योंकि बहुपति विवाह में तो यह बड़े संकट की स्थिति हो जाती कि संतान किसकी है, जायदाद किसे दी जाए, तो वह उसकी यौनिकता पर भी पहरा बिठाती है। और आपने वह श्लोक सुना ही होगा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, है ना, और पुत्र भी कुछ न कुछ करता है। तो स्त्री अपनी गार्डियन खुद नहीं होती है, उसे जन्म देने वाला पिता उसका स्वामी होता है। फिर उसके देह की रक्षा और भरण पोषण करने वाला भर्तार यानी पति जो भरता है वह उसका स्वामी होता है। और यह बड़ी विडंबनात्मक स्थिति है कि जिस पुत्र को वह जन्म देती है वह पुत्र भी उस पर शासन करता है। एक समय के बाद जो स्त्री पहले अपने पिता से अनुमति लेती थी, बाद में पति से अनुमति लेती है, वो अपने खुद के जन्म दिए हुए संतान से भी अनुमति लेने को अभिशप्त है। यानी अक्सर हम कहते हैं कि अनुभव से व्यक्ति संपन्न होता है, लेकिन यहाँ तो स्त्री के अनुभव की कोई बात ही नहीं है। वह तो कभी संपन्न होती ही नहीं है, उसका तो कभी आदर होता ही नहीं है। और स्त्री का आदर केवल एक ही रूप में होता है पितृसत्ता में, जब तक वो मां न बने। मातृशक्ति का ही, मातृशक्ति ही एक ऐसा एंगल है जिसमें पुरुष झुकता है और उसका आदर करता है। लेकिन लोक व्यवहार में हम माँ बहनों की गालियां भी तो सुनते हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार का आदर है। तो एक यौनिकता पे नियंत्रण है, और उसके बाद उसने विचार पे नियंत्रण, यौनिकता पे नियंत्रण, और तीसरी चीज कि उसने अनुशासन और दंड के प्रावधान किए। यानी जो स्त्रियां पितृसत्ता के अनुकूल आचरण नहीं करती हैं वह उसको दंडित करता है। अब मैं इतिहास से ही उदाहरण दूंगी। सुपर्णखा की नाक क्यों काटी गई? सुपर्णखा ने क्या बुरा किया था? सुपर्णखा ने कोई बलात् प्रयास नहीं किया था, वह केवल कह रही थी, एक्सप्रेस कर रही थी कि मुझे अच्छे लग रहे हैं आप, और मुझे आप में रुचि है, और आप विवाह करेंगे क्या? लेकिन बोलने वाली स्त्री को दंडित करती है पितृसत्ता, क्योंकि बोलना यानी वैचारिक जागरण की पहली सीढ़ी। जब हम बोलने लगते हैं तो बोलने के दौरान बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, बहुत सारे प्रश्नोत्तर हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो ऐसे में बोलने वाली स्त्री को दंडित किया गया, मीरा को दंडित किया गया, अहिल्या को दंडित किया गया। सारा परिदृश्य, सारी कथा हमें पता है कि अहिल्या का उसमें कुछ दोष ही नहीं था उस प्रकरण में, लेकिन इसके बावजूद भी पितृसत्ता की भाषा यह लिखती है कि राम ने आकर अहिल्या का उद्धार किया। उद्धार तो उसका होता है ना कि जो अभिशप्त हो, जो जिसकी कोई गलती हो, जिसका कोई दोष हो, लेकिन अहिल्या का उद्धार पता नहीं किस आधार पर किया गया। तो यह अनुशासन और दंड निर्धारित किए गए स्त्री के लिए। आप आज भी देखिए कि हमारी बेटियों को कहा जाता है कि इसकी बहुत जबान चलने लगी है, इसका कॉलेज जाना बंद करो। क्या आप लोग सहमत हैं इससे? यह भाषा एक आम भाषा है कि ये बहुत बोलने लगी है, अब इसकी पढ़ाई इसके सर पे चढ़ रही है, इसका कॉलेज जाना बंद करो। यह जो कॉलेज जाना बंद करो, इसके बाहर पैर मत रखना, यह जो लक्ष्मण रेखा खींचने वाले लक्ष्मण आज भी जीवित हैं, या वो लक्ष्मण के रूप में पितृसत्तात्मक विचारधाराएं आज भी जीवित हैं, यह स्त्री की स्वाधीनता में बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ा अवरोध है। इसके बाद
पितृसत्ता ने एक दूसरा स्त्री को पराधीन रखने का एक पैतरा मैंने आपको धार्मिक पुस्तकीय बताया कि स्त्री को खुद समझ में नहीं आता है कि हजारों साल तपस्या कर रही है तो शासन मांग ले। शासन मांगती ही नहीं है, घूम फिर कर पति ही मांगती है। वो कहते हैं ना, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। बाकी दुनिया से, बाकी राजनीतिक परिदृश्यों से, बाकी सामाजिक आर्थिक नियमों से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें तर्कशीलता, तर्क शक्ति का अभाव जनरेट कर दिया गया है। उसके संपर्क में ऐसे विषय आते ही नहीं जो उसकी बुद्धि के विकास में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से श्रृंखलाएं खड़ी करे या सोचने को विवश करे। वह अधिक कलात्मक है, खुद को सजाने में, रसोई को सजाने में, ड्राइंग रूम को ड्राइंग रूम बनाने में, अपने आड़े तिरछे पति को सुविधा से व्यवस्थित करने में, मैचिंग मिलाने में, वो कलात्मक अधिक है। तार्किक उसको पितृसत्ता ने होने नहीं दिया, क्योंकि उसके हिस्से जो विषय आए, एक तो पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद भी उसके हिस्से जो विषय आए वह विषय ऐसे नहीं थे जिसमें वो प्रश्न उत्तर के तेवर पैदा कर सके। दूसरी चीज थी कि हमारे समाज में, यह तो धर्म की बात हुई, दूसरी चीज हमारे समाज ने जेंडर विभेद करके भी स्त्री को बहुत बांटा। मैं एक बात और करूं कि थोड़ी सी मजेदार है, आपको अच्छी लग सकती है, कि पुरुष अपनी जान से इतना प्यार करता है कि उसने अपने संबंध में आने वाली हर स्त्री, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, उससे अपने लिए अपनी लंबी उम्र के लिए व्रत करवाए। तो तीज, हरितालिका, यानी कि रिश्ते की हर औरत उनके लिए व्रत कर रही है, क्योंकि हर पुरुष किसी न किसी का भाई, किसी न किसी का बेटा, किसी न किसी का पति तो है ही। तो ये जो त्रिशक्ति लेकर जीने की ये जो अदम्य जिजीविषा है, ये जो अमृत पाने की है जो लालसा है, इस लालसा ने पुरुष को आज इस स्थिति तक पहुंचाया है। मैं उनके अवदानों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहती, नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सच है कि वो आगे बढ़ा है। लेकिन शिकायत ये है कि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो इसमें दिक्कत नहीं है कि नारी श्रद्धा हो, लेकिन यह जो केवल शब्द है, ओनली, यह शब्द नारीवाद को पसंद नहीं है कि हम श्रद्धा भी हैं, केवल श्रद्धा ही नहीं है। तो जेंडर के माध्यम से लड़के लड़की में असमान आचरण का भेद तैयार किया गया। हाँ, हम सभी जानते हैं सेक्स और जेंडर दो अलग चीजें हैं। सेक्स हमारी लैंगिक पहचान है और जेंडर हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हमारा आचरण क्या हो अपने लिंग के अनुरूप, यह समाज तय करता है कि लड़की है तो धीरे बोलेगी, लड़का है तो जोर से बोल सकता है, लड़की रो सकती है, लड़का रो नहीं सकता, लड़का प्रेम प्रस्ताव दे सकता है, लड़की प्रेम प्रस्ताव नहीं देगी। तो यह सारे जो विभाजन हैं वह जेंडर तैयार करता है। तो पितृसत्ता ने धर्म के बाद, धर्म के कॉन्टेक्स्ट के बाद जो दूसरी चीजें खड़ी की वह जेंडर प्रधान थी, यानी जेंडर के माध्यम से उसने स्त्री पुरुष के मध्य असमान व्यवहार की दीवार को और लंबा किया। तो मैं इसको एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी ताकि मैं अपनी बात को और ठीक से संप्रेषित कर सकूं। ये एक कविता मैं पढ़ रही हूँ। ये कविता कक्षा 7 के बच्चों ने लिखी है। मैंने पाठ्य पुस्तकों से सीखा सिर्फ पुरुष ही होते हैं राजा और सैनिक। बाद में मैंने एक किताब पढ़ी जो बतलाती है कि चर्चित रानियों ने भी शासन किए और शत्रुओं का मुकाबला किया। मैंने पाठ्य पुस्तक से सीखा सिर्फ पुरुष ही डॉक्टर होते हैं, और मैं जब एक डॉक्टर से मिली तो वह महिला थी। मैंने यह भी सीखा था कि सिर्फ पुरुष ही हमारे देश के किसान हैं। मैंने यात्रा में खिड़कियों से देखा खेतों में काम करने वाली महिलाओं को। अब मैं जान गई हूँ बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं आंखों से देखकर। यानी इतिहास में स्त्री के कार्यों को दर्ज ही नहीं किया गया, जबकि वो बराबर हर युग में किसी न किसी रूप में साथ थी। तो अब देखिए, हम अगर वर्णमाला पर ध्यान दें या जेंडर पाठ चर्चा पर ध्यान दें, तो यह भी अपने आप में एक विचित्र खेल है। पहले तो हमने स्त्री पुरुष की मनोभावनाओं को विभाजित कर दिया, जैसे वो दो अलग अलग फैक्ट्रियों में बने हैं। ऐसा नहीं है, बुद्धि का कोई जेंडर नहीं होता, क्योंकि आज की स्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विमेन कैन बी ए पायलट, विमेन कैन बी ए सर्जन,
तो बुद्धि का तो कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन हमारी पितृसत्ता ने स्त्री पर अधिकार करने के लिए, राज को बनाए रखने के लिए और आधी दुनिया को निष्क्रिय करने के लिए और चुपचाप अपने आनंद भोग के लिए, मैं इसको आनंद भोग वाले पॉइंट को आखिर में डाल रही हूँ, बहुत लोग नंबर 1 पे ही डालते हैं, लेकिन मैं आखिर में डाल रही हूँ कि अपने आनंद भोग के लिए, अपनी सहूलियतों के लिए, क्योंकि स्त्री से पुरुष का जीवन सुगम होता है, इसमें तो कोई मैं खुद स्त्री हूं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संशय है या कोई दो राय है। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था के लिए एक आधी आबादी के मस्तिष्क को ही निष्क्रिय कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे सामंतवादी व्यवस्था ने दलित को, अब आप आधे लोगों को कंपटीशन से ही निकाल दीजिए तो फिर युद्ध का क्या ही मजा है ना। आधे लोग तो लड़ ही नहीं रहे आपसे, आधे लोग परीक्षा ही नहीं दे रहे, आधे लोग रेस में ही नहीं है, तो कम लोगों में रेस है, कम लोगों में प्रतियोगिता है। तो एक आधी दुनिया को इन्होंने एक अफीम सुंघाकर, जिसे मोहब्बत कहते हैं, तुम मेरी हो, पत्नी हो, इत्यादि इत्यादि प्यारी प्यारी बातें बोल के, धूप में कहाँ जाओगी, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, यह जो सौंदर्य का डर दिखा दिखा के जो ये बंधन, ये बेड़ियां डाली, जो उसको इतना सजाया, 5-5 किलो की साड़ियां पहनाई, गहने पहनाए, उसको सजा। मैं अभी एक कोट भी पढ़ूंगी आपको, पढ़ के बड़ा आनंद आएगा कि किस तरीके से पितृसत्ता ने ये सारी चीजें की, जिन्हें मैं चालबाजी बता रही हूँ, दरअसल वो उनके लिए मोहब्बत की अभिव्यक्ति है, लेकिन माजरा मेरा वाला ही ठीक है, चालबाजी वाला। तो अगर हम हिंदी वर्णमाला को लें तो स्त्री पुरुष की विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को लोगों ने विभाजित कर दिया। जैसे लड़का है तो कंपल्सरी ब्रेव होगा, वीरता तो होगी ही होगी, इसीलिए हम लड़कों को ताना देते हैं, लड़के होके इतने डरपोक हो। जब हम ये कहते हैं कि लड़का होकर इतने डरपोक हो, तो उसी समय हमारे अंतर्मन में एक ध्वनि गूंजती है कि लड़की थोड़े हो जो डरपोक रहोगे। होता है ना, अर्थ तो यही निकला कि लड़के होकर डरपोक हो, मतलब लड़के को डरपोक नहीं होना चाहिए, लड़कियां डरपोक हैं। उसी तरीके से लड़कों को कहते हैं क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो, यानी शर्माने का जो गुण है, जो स्वाभाविक या स्वभाव की विशेषता है, वो लड़कियों की है। पुरुष शर्मा नहीं सकता, पुरुष रो नहीं सकता, स्त्रियां छाती फाड़ फाड़ कर रो सकती हैं, गा गा कर रो सकती हैं, लोट लोट कर रो सकती हैं। पुरुष अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकता है, स्त्री अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर सकती। क्षमा, तप, त्याग, करुणा, ममता, वत्सलता, यह गुण स्त्री के हिस्से डाले गए हैं, और निर्भीकता, निडरता, श्रेष्ठता, वीरता, तर्कशीलता, यह गुण पुरुष के हिस्से जेंडर विभाजन ने डाले हैं, जेंडर की व्यवस्था ने डाले हैं। तो जब हम क ख ग घ पढ़ते हैं तो वर्णमाला में पहले व्यंजन में अ से, कोई बोलेगा मेरे साथ, अ से, सिंधु मैम आप ही बताइए। अ से अनार, नीता, अ से अनार, आ से आम, है ना, ओ से ओखली, और औ से औरत, औरत, है ना, और ल से, ल से ल से लड़का पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। क्ष से क्षत्रिय, प से पुरोहित। अब यहाँ आ से आदमी भी हो सकता था, लेकिन आम, अनार, ओखली के निर्जीव क्रम में एक स्त्री बिठाई गई है पहचान के लिए, औरत। मजा तो तब आता जब आ से आदमी, औ से औरत हो जाती, लेकिन यह बात नहीं है उसमें, यह बात इस ढंग की नहीं है। अब मैं आपको एक दो उदाहरण और बताना चाहूंगी कि जब हम अपने व्याकरण की किताबों में पढ़ते हैं तो हम जेंडर बातों को किस तरीके से लेते हैं, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें लगता है दुनिया ऐसी ही है, इसीलिए जब कोई लड़की पढ़ने लगती है या लड़ने लगती है तो देखने वाली आंखों को अजीब लगता है, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त नहीं हैं। तो वह कैसे होता है कि हम काल बोधक चिन्हों को बताते हैं कि पिताजी ऑफिस जाते हैं, माता खाना बनाती हैं। तो जो बच्चा इस पुस्तक को पढ़ रहा है उसको अपने घर का दृश्य और पुस्तक का ज्ञान बिल्कुल ठीक लगेगा, क्योंकि उसके भी घर में पिताजी ही ऑफिस जाते हैं और माता ही खाना बनाती हैं। मुनिया उठ जा पानी भर ला,
मुनिया झूला झूलती है, मन्नू पहाड़े सुनाता है। इस तरीके के काल बोधक कारक चिन्हों की जब चर्चा होती है तो उसमें अपने आप जेंडर डिस्क्रिमिनाइज रोल दे दिए जाते हैं, जिसमें प्रायः महिलाएं या बच्चियां घर का काम करते हुए दिखाई गई हैं और जो पुरुष है वो लिखता पढ़ता या मेहनत का काम करता, पेड़ तोड़ता, काटता या ऑफिस जाता दिखाया गया है। यहीं पर जब हम कोई अपना माइक म्यूट कर ले। यहीं पर जब हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में स्त्री और पुरुष के वीरता का वर्णन सुनते हैं तो हम उसको किस तरीके से व्याख्यायित करते हैं, मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगी। भाषा ही वह स्पेस है जहां कहानी आख्यान सभी संस्कृतियों में अर्थवान होते हैं। हमारी अनुभूतियों को संगति प्रदान करना वह भी उस बिंदु पर जहां इन निर्मितियों पर सवाल खड़े किए जाने की संभावना ज्यादा प्रबल होती है। सीधे शब्दों में कहें तो भाषा जेंडर जनित भेदभाव को स्वाभाविक रूप प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। पाठ्यपुस्तकों की भूमिकाओं में घोषणा की गई कि पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य होता है बच्चे के विजन को विस्तार देना, उसके सोचने की क्षमता को परिष्कृत करना और उसमें मूल्यों को सृजित करना। जिन मूल्यों की चर्चा की गई है वे हैं दृढ़ता, परोपकार, साहस, अनुशासन, बहादुरी, समय के प्रति सचेत भाव, परिश्रम की मूल्य सत्ता, समाज सेवा और राष्ट्र प्रेम। स्त्रियों को केंद्र में रखकर जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं या जो पाठ किसी प्रसिद्ध महिला पर केंद्रित होते हैं, उन पाठों की भाषा थोड़ी अलग हो जाती है। स्त्री परंपरागत आचार व्यवहार के अनुसार विद्यार्थी के मन पर प्रभाव डालती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो वह बहुत संघर्षशील महिला थी, पूजा पाठ धार्मिक वृत्तियों में उनकी रुचि थी, यह अनिवार्य रूप से आएगा। वह बहादुर महिला थी, यह कह के छोड़ा नहीं जाएगा, उसमें पूजा पाठ, दयालुता, वत्सलता, ममता निस्संदेह निश्चित रूप से अवश्य संभावी रूप से डाला जाएगा। वह बहुत संघर्षशील महिला थी, पूजा पाठ धार्मिक वृत्तियों में उनकी रुचि थी, वह सभी गृह कार्यों का निर्वहन भी स्वयं करती थी, वह अत्यंत उदार व परोपकारी महिला थी। बचपन से ही वह बहुत आज्ञाकारी थी, अंडरलाइन, बचपन से ही वह बहुत आज्ञाकारी एवं मितव्ययी स्वभाव की थी। जबकि यह बात जब किसी पुरुष के विषय में लिखी जाएगी तो उसकी भाषा कुछ इस प्रकार होगी। बचपन से ही उनमें अद्भुत प्रतिभा व आत्मबल था। आप इन गुणों का अंतर करते चलिए। अद्भुत प्रतिभा और आत्मबल था, वह बहुत साहसी और धैर्यवान थे। कहने का आशय यह है कि अच्छे मूल्यों में जो वीरता परक आत्मबल को चित्रित करते हैं वह मूल्य पुरुषों के लिए प्रायः प्रयोग किए जाते हैं और कोमलता, ममता, वत्सलता, करुणा, दया और धार्मिक प्रवृत्ति वाले मूल्य जो हैं वह स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहीं न कहीं यह पाठ स्त्री के व्यक्तित्व की विलक्षणता का सामान्य नरेशन करते हैं कि औरत होगी तो दयालु ही होगी और आदमी होगा तो आत्मबल से युक्त ही होगा। तो इस संबंध में मैं राजेंद्र यादव का एक बहुत प्रसिद्ध कोट पढ़ना चाहूंगी जो कि आदमी की निगाह में औरत पुस्तक से लिया गया है और लेख का नाम है होना और सोना एक खूबसूरत दुश्मन के साथ। मैं ये कोट भूल नहीं पाती क्योंकि जेंडर विभेद के मामले में मुझे यह कोट सबसे ज्यादा उम्दा लगता है। राजेंद्र यादव स्त्री से कहते हैं, तुम्हें देखकर ताज्जुब होता है, सब कुछ हमारे जैसा मगर एकदम अलग और बेढंगा। ईमानदारी से कहें तो जब हम तुम्हें गाड़ी, हवाई जहाज, कंप्यूटर या ऐसी कोई भी जटिल मशीन चलाते या भाषण देते या दिमागी बातें करते देखते हैं तो अजीब कौतुक और विस्मय होता है कि अरे यह तो ठीक हमारी ही तरह कर रही है। ठीक वैसा ही कौतुक होता है जैसे सर्कस में बंदर या चिंपांजी को साइकिल चलाते, मेज पर छुरी कांटे से खाते बंदर को खाते या टाइप करते देखकर होता है। वाह, हमारी हूबहू नकल कर रहा है। अच्छा, यह बात उस वक्त हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती जब तुम खाना बनाती हो, रोटी बेलती हो, सब्जी छौंकती हो या स्वेटर बुनती हो, बच्चों को खिलाती पिलाती हो, हमारी लात या लताड़ खाकर बटन लगाते हुए या यूं ही बैठे बैठे रोती हो। जब लगता है कि हाँ यही तुम्हारी तब लगता है कि हाँ यही तुम्हारी स्वाभाविक प्राकृतिक जगह है, वहां हमें शील, शांति, सौंदर्य, वात्सल्य का भाव लगता है और तुम्हारे निरीह रूप पर बड़ा प्यार आता है। यह कोट अपने आप में इतना मुकम्मल कोट है
कि आपको याद आता होगा कि जब कोई मतलब थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाएं तो जब कोई स्त्री कहती है कि वह गृह विज्ञान की टीचर है तो बड़ा संतोष हो जाता है, और जब कोई कहती है कि वो मैथ्स की टीचर है तो आंखें फैल जाती हैं। जैसे गृह विज्ञान केवल लड़कियों को समझ में आता है और मैथ्स केवल लड़कों को समझ में आता है। तो पहला भेद जो स्त्री को पराधीन रखने का मैंने आपको बताया वो विचार दृष्टि, अनुशासन और दंड और यौनिकता का था। दूसरा भेद जेंडर का था, और तीसरा भेद है स्त्री की भाषा। आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की वह प्रसिद्ध कविता याद होगी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो हमने मुंह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर इस पूरी कविता के क्रम से मर्दानी शब्द निकाल दिया जाए तो काव्य तत्व की दृष्टि से बहुत सामान्य लाइनें हो जाएंगी। मर्दानापन लक्ष्मीबाई को पुरुष के बराबर में खड़ा करता है। मैं कहना यह चाहती हूँ कि जब पुरुष के गुणों से स्त्रियों की तुलना होती है कि तुम तो बड़ी बहादुर हो या तुम तो बड़ी मर्दानी हो, तो यह स्त्री के लिए गौरव का विषय होता है, वह फूले नहीं समाती। लेकिन पुरुष की तुलना जब स्त्री के स्वभाव से की जाए कि औरतों की तरह चलता है या औरतों की तरह बोलता है, औरतों की तरह रोता है, या क्या औरतों की तरह बैठे हो, लो चूड़ी पहन लो, घाघरा पहन लो, तो उनकी मर्दानगी तिलमिला जाती है और वो उसको सह नहीं पाते। इन दोनों विचारों के केंद्र में मैं एक ही बात को स्थापित करना चाहती हूँ कि जहां पुरुष से तुलना होने पर स्त्री प्रसन्न होती है क्योंकि पुरुष श्रेष्ठता बोधक है, वहीं स्त्री से तुलना होने पर पुरुष तिलमिला जाता है क्योंकि स्त्री उसकी दृष्टि में आदर्श नहीं है, सराहनीय या उससे सीखा जाए ऐसी प्रेरणा देने वाली वस्तु या कड़ी नहीं है। तो ऐसे में स्त्री की भाषा भी बड़ा कमाल करती है। हम तमाम परिश्रम वाले जो काम होते हैं उसमें लिखते हैं कि चक्की पीसना, भाड़ झोंकना, खच्चर की तरह काम करना, ये सारे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये सारे स्त्री के रूटीन के काम हैं। और जब हमें किसी को दंड के प्रति चेताना होता है तो हम कहते हैं चक्की पीसनी पड़ेगी, भाड़ झुकना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो यानी हम स्त्री की क्षमताओं की, उसकी मेरिट को भी डिमेरिट कर दे रहे हैं। दूसरी चीज कि आपने अक्सर बड़े बड़े महानगरों में जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो आपने देखा होगा वहां लिखा होता है मेन एट वर्क। क्या आपने वहां देखा है विमेन एट वर्क? क्या मेन एट वर्क वाले उस समूह में औरतें नहीं होती? क्या मकान बनते हुए आपने गर्भ ढोती हुई औरतों को 50-50 ईंटें सर पर लादे हुए बिल्डिंगों में काम करते नहीं देखा है? क्या बच्चे को अपनी कमर से बांधकर युद्ध करने वाली केवल झांसी की रानी थी? क्या आपने उन रेजा मजदूर मिस्त्रियों को नहीं देखा है, उन स्त्रियों को नहीं देखा है जो अपने दूध मुंहे बच्चों को कमर पर बांधकर अपनी वजन से दुगना बोझ उठाती हैं? फिर यह मेन एट वर्क का मुहावरा भी जो है वो पितृसत्तावादी मुहावरा है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी बहुत क्षमा के साथ कि स्त्रियां जो इतिहास में आई उनकी पारिस्थितिक जगह बनी, इस वजह से वो आ पाई। मसलन यदि झांसी की रानी के पति गुजरे न होते, या वो युद्ध के काबिल होते, या वो अमुक परिस्थितियां न बनी होती, तो झांसी की वो खुद सक्षम होते युद्ध भूमि में जाने के और लड़ने के, तो क्या झांसी की रानी आज इतिहास में दर्ज होती? क्या उन्हें वह अवसर मिलता? क्या अपनी स्वेच्छा से उनके पति उन्हें युद्ध मैदान में लेकर जाते? यह एक प्रश्न है। तो यह जो औरतों को चांस मिला है, मैं आजादी के पहले की इतिहास की बात कर रही हूँ, वो कहीं न कहीं लक बाई चांस वाला मामला था कि परिस्थिति वश उनको अपना जौहर दिखाने का मौका मिल गया, अपनी वीरता दिखाने का मौका मिल गया और वो उस पर खरी साबित हुई। लेकिन यदि पितृसत्ता उस परिस्थिति वैसी न रही होती तो शायद झांसी की रानी का वन ऑफ द एक क्वालिटी होता कि वो तलवार चला लेती हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता तलवार चलाने का। तो एक बात इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहती हूँ, स्त्री हमारे आधुनिक समाज में मैं बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से जो पदनाम तैयार किए गए हैं वो पुरुष बोधक है। मुझे बस 1-2 मिनट से भी कम का समय दे दें। जब
हम पदनामों को देखिए कैसे रखते हैं। भाषा पर ध्यान दीजिए, जरूरत पड़ने पर स्त्रियों की मदद ली जाएगी, जरूरत पड़ने पर, ठीक वैसे ही जैसे ट्रकों के पीछे लिखा होता है जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, हमारे यहाँ जो मानसिकता में है कि कौन लोग ये काम कर सकते हैं, वो सारे अनफॉर्चुनेटली, आधुनिकता की नजर से कह रही हूँ, दुर्भाग्यवश पुरुष बोधक शब्द हैं। मर्दमशुमारी, जैसे जनगणना, यानी जनगणना में मर्द गिने जाएंगे, मर्दों का शुमार होगा। मर्दमशुमारी, मर्दानगी, पुरुषार्थ, पुरुष धर्म, सभापति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, आचार्य, सचिव, मंत्री, सदस्य, यज्ञकर्ता, न्यायाधीश, राज्यपाल, चेयरमैन, पुलिसमैन, मौलवी, काजी, पंडा, पुरोहित आदि सभी पुरुषवाचक संज्ञाएं हैं। अब स्त्री के संबंध में जो बातें मैंने आपको बताया, पापड़ बेलना, उपले पाथना, गोबर पीस, ये इत्यादि इत्यादि चीजों की बात की जाती है, तो हमारे पास जो उपलब्ध जो डेजिग्नेशंस हैं वो भी पुरुष बोधक है। हम कल्पना में भी इनके नए विकल्प तैयार नहीं कर पाए हैं। अगर प्रधानाचार्य है तो हम अपनी इच्छा से उसमें आ की मात्रा लगा देते हैं। ये दरअसल इसी रूप में तो नहीं था, इसे बाद में ठीक किया गया होगा, ऐसा मैं समझती हूँ कि प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्या, महोदय को महोदया, इस तरीके के शब्द बनाए गए होंगे बाद में, जब स्त्रियां कुछ इन पदों पर आने लगी होंगी। लेकिन इसके बावजूद अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेशन है जिसका स्त्री बोधक, स्त्रीलिंगी व्याकरण या भाषा नहीं है हमारे पास। तो अब इन सारी मैंने स्त्री पराधीनता के रूप दिखाए, जेंडर, धर्म, यौनिकता, अनुशासन और दंड, स्त्री को इन रूपों में पराधीन किया जाता है। अब एक बात जरा इस पर भी हो जाए, क्योंकि बहुत लोग तब से सुन रहे हैं और बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि आजकल की औरतें नहीं है। मैं अक्सर देखती हूँ कि जब स्त्री संबंध में बातें होती हैं तो लोगों को यह डिक्लेरेशन देने की बड़ी जल्दी होती है कि अब वो बात नहीं है, जबकि मुझे उसी समय में यह बहुत आश्चर्य लगता है कि अभी भी वो लोग गरीबी पर, बेरोजगारी पर टिके रहते हैं कि सरकारें काम ही नहीं कर रही हैं, कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। तो मुझे मेरे मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि जब इतनी मूलभूत चीजें जो है वो ही ठीक नहीं हो पाई हैं, तो स्त्री मुद्दे के संबंध में एक पूरा तबका ऐसे बेफिक्र होके कैसे कहता है कि अब वो बात नहीं है। तो उसके संबंध में भी मैं थोड़ा कहना चाहूंगी कि अंबेडकर ने स्त्री मुक्ति का रास्ता आर्थिक मुक्ति में देखा है। अगर कोई स्त्री किसी पर निर्भर नहीं रहेगी तो निर्भीक भी होगी। अगर वो किसी का खाती नहीं है, जैसे कि हमारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस एक स्वरूप है और उसमें कहा जाता है आप अपने बाप के घर से लाई थी, अपने बाप के ये जो बाप का राज है, तुम्हारे बाप का राज है जो इतना डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे पापा देंगे क्या। यह भाषाएं बहुत कॉमन भाषाएं हैं जो हर घर में चलती हैं। हमें लगता नहीं है कि ये अब्यूज है, लेकिन संविधान ने अब इन बातों को अब्यूजिंग श्रेणी में डाला है कि हम इस तरीके की बातें जो स्त्री के आत्मसम्मान के विरोध में हो, उनके संबंध में कुछ समझ सके, औरतें अपनी समझ बना सके। तो डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा कहते हैं कि अपने बाप के घर से लाई थी, यहाँ से लाई थी, वहां से लाई थी। तो यह जो ताने हैं, यह जो उनको एहसास कराना है कि तुम हमारे अधीन हो, इस अधीनता से मुक्ति तो स्वाधीन होने में ही है। और स्वाधीनता का रास्ता होता है शिक्षा से, स्वाधीनता का रास्ता होता है अपनी अस्मिता की पहचान से, और स्वाधीनता का रास्ता होता है कि हम अपने पेट को भरने में सक्षम हों, जिसमें औरतों ने बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। हम सब, आप जो हम सब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, मीना मैडम है, सिंधु मैडम है और राधामणि मैडम है, ये सारी जो महिलाएं हैं यहाँ पर, हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, यानी इन स्त्रियों की संख्या तमाम पराधीन स्त्रियों की अनुपात में बहुत कम है। तो ऐसे में बाजार ने, जब आर्थिक स्वतंत्रता की बात आ गई, तो बाजार ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ब्यूटी मिथ का कॉन्सेप्ट। ब्यूटी मिथ क्या है कि उसने अपनी औरतों को जहां से निकाला था ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके,
तो उसने औरतों के लिए एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जो विज्ञापन का था, रिसेप्शनिस्ट होने का था, एयर होस्टेस होने का था, और तमाम रोजगार के अवसर स्त्रियों को मिले जिसमें बहुत शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आधार फिर वही रीतिकालीन हो गया, रूप के आधार पर विज्ञापन तैयार हुए और लड़कियों के दिमाग में इन विज्ञापनों के माध्यम से ये भरा गया कि जो फेयर है वही लवली है, फेयर एंड लवली। तो अचानक से हम जहां प्रोग्रेस कर रहे थे, जहां आगे की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक से फिर से महिलाओं की खुद की ओन दृष्टि एक तरीके से रूपवादी हो गई, क्योंकि वो कमाने तो लगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र तो हो गई, लेकिन उन्होंने इस समझ को छोड़ दिया कि हमारे इस एक्शन से हमारी जो प्रतिनिधि जनता है या फिर तमाम महिलाएं हैं वो उससे क्या सीखेंगी, या नारी शक्ति की तरह हम क्या कदम उठा रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ब्लेड का विज्ञापन है, दाढ़ी बनाने वाली क्रीम का विज्ञापन है, तो उसमें भी आपको महिला दिखा दी जाएगी। क्यों? उसकी तो जरूरत वहां नहीं है, वो उत्पाद उसके उपयोग का नहीं है, लेकिन वहां पैसे हैं तो वो एक स्त्री है और अब वो परफ्यूम लगा रही है अगर, तो वो इमेजिन कर रही है कि परफ्यूम लगाने से पुरुष आएगा मेरे पास, या फिर इसका उल्टा पुरुष भी परफ्यूम लगा रहा है तो ये इमेजिनेशन हो रही है कि स्त्रियां मिलेंगी। उदाहरण के लिए मैं एक्स डिओड्रेंट, AXE डिओड्रेंट का विज्ञापन उदाहरण के लिए देती हूँ। आप पैराशूट की बोतल देखिए, बॉडी लोशन की बोतल, उसका आकार स्त्री की धड़ का आकार है, तो उसमें अलग ढंग की रोमानियत, देहवादी दृष्टिकोण को फिर से ठूसा जाने लगा है। और हमारी तमाम मॉडल्स जो कामयाब हैं, जो आइकॉनिक फेसेस हैं, जो आधुनिक स्त्रियों की प्रेरणा है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें स्त्री स्वाधीनता और अस्मिता के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि नंगापन, भौड़ापन, पुरुष से प्रतिशोध, यह सब नारीवाद का हिस्सा नहीं है। नारीवाद का हिस्सा है आत्म की पहचान, अपने आर्थिक स्वावलंबन, अपनी करुणा और वत्सलता के नैसर्गिक गुणों को खोए बिना आप अपनी पहचान समाज में कायम करें और एक समान समाज का, समानता वाले समाज का की निर्मिति में सहायक हो। नारीवाद का मूल लक्ष्य है, नारीवाद का लक्ष्य किसी पुरुष से प्रतिशोध लेना या किसी पुरुष से घृणा करना नहीं है, बल्कि नारीवाद का लक्ष्य है कि वह अपनी आत्म को पहचाने, आत्मनिर्भर बने, और ये जो आधी आबादी पितृसत्ता ने सुला दी थी उसमें एक जागृति का बोध पैदा हो और दोनों समान भाव से मिलकर एक समुन्नत, समानता, समतावादी राष्ट्र की कल्पना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। इन्हीं के साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। हजारों साल की गुलामी है, इतिहास बहुत अनंत है, लेकिन मैंने 1 घंटे के वक्तव्य के लिए कुछ ही बिंदु छांटे थे। निश्चित रूप से कुछ बहुत सारी बातें छूट गई होंगी मुझसे, लेकिन मैं जो कह पाई वो मेरी तरफ से, मेरी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। तो मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, और मैं बच्चों से बातचीत होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सिंधु जी का विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। प्रियदर्शिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पितृसत्तात्मक विचारधारा और स्त्री पराधीनता के रूप नामक इस गंभीर एवं विस्तृत विमर्श वाले विषय पर सशक्त रूप में अपनी वाणी में विचार प्रकट किया, जो हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। आपने इस विषय के हर पहलुओं को इन कम समय में हमारे सामने रखा। साथ ही आधुनिक समाज में भी उपस्थित लक्ष्मण रेखा खींचने वाले जो पितृसत्तात्मक विचारधारा जो स्त्रियों को जंजीर बनकर उन्हें पीछे की ओर खींचते हैं, उसका भी विद्रोह आपकी वाणी में हमें देखने को मिला। जैसे कि आपने कहा कि बुद्धि तत्व का कोई विभाजन नहीं है, तथा कामायनी से आपने उदाहरण लेकर व्यक्त किया कि हम श्रद्धा ही है, केवल श्रद्धा नहीं है, और यह भी व्यक्त किया कि किस प्रकार हमारे व्याकरण में जो कालबोधक, कारक चिन्ह तथा लिंग विभाजन आदि किस प्रकार यह पितृसत्तात्मक विचारधारा जो स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं, इनके संबंध में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आलोचनात्मक मत हमारे सामने प्रस्तुत किया, और भी उदाहरणों और पंक्तियों तथा उदाहरणों को लेकर आपने इस विषय से संबंधित जो भी ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया वह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं
सराहनीय है। इसलिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और इतने समय से हमारे साथ जुड़ी रही, हमसे अत्यंत गंभीरता से गंभीर विषय पर विचार विमर्श किया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमें आपके सशक्त वाणी में इस तरह के गंभीर विषय में व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रियदर्शनी जी ने इतनी बढ़िया व्याख्यान यहाँ पर इस विषय पर दिया है। इस विषय को लेकर आप लोगों के मन में कुछ सवाल भी होंगे, आप में से कुछ सवाल भी पूछना चाहते होंगे, अपने संदेह का निवारण भी करना चाहते होंगे। इसलिए आप सभी यहाँ पर जुड़े रहिए। 2 आशीर्वचन तथा एक पर्चा प्रस्तुति के बाद चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। आगे आशीर्वचन देने के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर मीना जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्कार। कार्यक्रम के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, केरल हिंदी साहित्य मंडल के विद्वज्जनों, कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सिंधु टीआई और डॉक्टर राधामणि जी, मुख्य वक्ता आदरणीय प्रियदर्शिनी मैम, अन्य विद्वज्जनों, शोध छात्र छात्राओं और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं केरल हिंदी साहित्य मंडल के सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे विभाग से हाथ जोड़कर इस प्रकार के ज्ञानवर्धक और अध्यापक, विद्यार्थी गण और हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत ही सार्थक व्याख्यानों का आयोजन करने के लिए सभी प्रकार के मदद देकर साथ जुड़े हैं। तो आज का विषय पितृसत्तात्मक विचारधारा और स्त्री पराधीनता के रूप बहुत ही प्रासंगिक है। तो हमारे समाज में कई तरह की असमानताएं हैं। स्त्री और पुरुष के बीच असमानता भी उनमें एक है। आमतौर पर पितृसत्ता का प्रयोग भी इसी असमानता को बनाए रखने के लिए होता है। तो हम जानते हैं सामंती व्यवस्था में स्त्री एक वस्तु है और पूंजीवाद स्त्री के वस्तुकरण की इस प्रक्रिया को और अधिक तीव्र कर देता है। उसके द्वारा निर्मित बड़ा बाजार अपने मुनाफे को सर्वोपरि मानते हुए जिस उपभोक्तावादी संस्कृति का निर्माण करता है, उसमें स्त्री सबसे बिकाऊ वस्तु बन जाती है। इसलिए पूंजीवाद ने स्त्री के संदर्भ में पुराने रूपों को खत्म करने की बजाय उनका पृष्ठपोषण ही किया है, क्योंकि ऐसे ही समाज में उसकी नीतियों के विस्तार के लिए आसानी से जगह बन सकती थी। तो इसे हमें समझना चाहिए। तो सोचने की बात है कि पितृसत्ता से कितनी आजाद है महिलाएं। आज के अधुनातन युग में भी हम देखते हैं कि औरतें अपने जीवन में कितने भी पढ़ लिख जाए और कितने ही काबिल हो जाए, फिर भी उनमें से कई औरतें समाज में और अपने परिवार में दोयम दर्जे की स्थिति में रहती है। 2001 में प्रथम बार राष्ट्रीय महिला उद्यान नीति बनाई गई, जिससे देश में महिलाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान उद्यान और समुचित विकास की योजनाएं बनाई गई और सरकार इसके लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन तो की जा रही है। लेकिन खेद की बात है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुंच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलता रहा है। तो इस संदर्भ में ये सराहनीय है कि इसके प्रति हमें जागरूक रहने का पैगाम हिंदी साहित्य में अवश्य है। तो आज का हमारा ये विषय बहुत ही जोरदार, गंभीर पानी के सहारे नारीवाद के लक्ष्य के विविध पहलुओं को सामने रखकर
हमारे साथ प्रस्तुत किया है डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी। मैं तहे दिल से प्रियदर्शिनी मैम आपको पूरे सेंट पीटर्स परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद मैम। और इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सिंधु जी और उनके साथ डॉक्टर राधामणि जी भी है। मैं डॉक्टर सिंधु जी और डॉक्टर राधामणि जी दोनों को हार्दिक बधाइयां अदा करती हूँ। और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्वजन, विशेषतः डॉक्टर के वेलायुधन सर, डॉक्टर एन विश्वम्भरन सर, डॉक्टर बाबू सर और अन्य विद्वजनों सभी को मैं सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी परिवार की ओर से तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और पर्चा प्रस्तुति के लिए उपस्थित है हमारी प्रिय छात्रा ऐश्वर्या जी, उसको बधाइयां देती हूँ और इस कार्यक्रम को सभी प्रकार की बधाइयां अदा करती हूँ। और एक बार फिर इसमें भाग लेने वाले सबको साधुवाद देते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब आशीर्वचन देने के लिए केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के कार्यकारिणी सदस्य और श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर के वेलायुधन जी को आमंत्रित करती हूँ। हेलो जी, मेरी आवाज आती है? जी जी। इस वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी का प्रिंसिपल महोदय, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मीना जी और संयोजक सिंधु जी, केरल साहित्य मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वम्भरन जी, सचिव राधामणि जी, अन्य विद्वत जन जो उपस्थित है, सबका मेरा अभिवादन। एक घंटे तक हम प्रियदर्शिनी जी के वक्तव्य सुन रहे थे, तो सार्थक और विस्तार ढंग से उन्होंने इस विषय पर दृष्टि डाली। इसके लिए मैं प्रियदर्शिनी जी का साधुवाद देता हूँ। पहले पुरुष सत्तात्मक विचारधारा तो मेरे ख्याल से एक सामंतवादी उपज है। सामंतवादी उपज का मेरा मतलब ये होता है कि भारत के प्रसंग में पौराणिक समय से लेकर पुरुष सब कुछ कर रहा था और कामकाज के संदर्भ में ये बाहर का काम ये पुरुष का रहा और घर का काम बच्चे संभालना, भोजन बनाना, इस प्रकार की बात जो है स्त्री के जिम्मे पर थी। तो इस प्रकार ये विभाजन पहले ही हम देखते हैं कि अपने परिवार में से हमने देख लिया है, वहां से उत्पन्न हुआ। तो इस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था इसे समाप्त करने के लिए मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं कि पहले ही हम अपने परिवार में इस प्रतिबंध को ठीक करने के लिए कुछ करें। तो ये प्रतिबंध
समाज में होने के पहले ये हमारे परिवार में ही संभव हुआ है। इससे तोड़ने का, इसके संबंध में जानकारी देने के लिए अपने बच्चों को ही परिवार से ये शिक्षा देनी चाहिए। वहां से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। तो मैं ये नहीं समझता कि इस प्रकार के लंबे लंबे भाषण, तो यहाँ पर मैं प्रियदर्शिनी जी को साधुवाद देते हुए उनसे माफी मांगते हुए कहता हूँ कि तो देखिए, इस प्रकार के लंबे लंबे भाषण जो हैं उनसे और उन्नत मंच पर ही विस्तार से सुनाया जाता है। हमारे भारत के अधिकांश जो आबादी है गांव वाले हैं। गांव में रहने वाले लोगों के संबंध में इस प्रकार के भाषण का कोई असर नहीं होता। तो मैं सच कहता हूं कि जो स्त्री स्वतंत्रता के संबंध में बात करते हैं और उनकी आजादी के संबंध में बात करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता हो या दैहिक स्वतंत्रता हो या न्यायिक स्वतंत्रता हो, ये सब हमें केवल एक सीमा तक, हमारे उच्च वर्ग तक वो सीमित रहता है। तो उसे हमें बदलना चाहिए। यानी आम जो जन है, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उन तक पहुंच जाने के लिए कैसा प्रयास हम करें। तो इस प्रकार के भाषण को मैं बुरा नहीं मानता। हाँ, तो इसे सुनने वाले बहुत है, इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन सबके बावजूद हमें जो नींव तक जाते हुए जमीन में जो कुछ है उसे उगाड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा जो इस प्रकार के भाषण का मतलब हुआ कि ये शिक्षित या अनपढ़ जो हैं, इन अनपढ़ लोगों के संबंध में वहां तक, उनके हाथों तक, उनके व्यवहार में, उनके आचार में, उनके जीवन में इस प्रकार के बातों को हम कैसे इस पहुंचा दे। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यह पहले एक पारिवारिक सुधार वादी दृष्टि से उसे देखना है। तो यह पहला कार्य, पहला मेरा मकसद ये हुआ कि परिवार से ही हम अपने इस प्रकार के पदसत्तात्मक मूल्यों को सुधारने का कार्य किया जाए। और दूसरी बात है कि कोई दैहिक भेद या पुरुष या स्त्री के संबंध में, हाँ तो हाँ, उन्हें ये जैविक भेद है, लेकिन आजकल बहुत सारा काम जो है ये स्त्री और पुरुष समान रूप से, समान अधिकार से करते हैं। तो इन कार्यों में स्त्री लड़कियां आगे आ जाती हैं, वे पढ़ती हैं, लिखती हैं। आजकल जो लड़के करते आते हैं उन सबके बराबरी वे करती हैं, यह सच है। लेकिन उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो मानसिकता है, हमारे गांव वालों की जो मानसिकता है, स्त्रियों की मानसिकता है, लड़कियों को जिस ढंग से हम अनुशासन प्रियता से पालन करते आते हैं, उससे बदलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं प्रियदर्शिनी जी से यह अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार की बातों को कहाँ तक जमीनी स्तर पर उसे पहुंचाने के लिए क्या क्या कार्य वे कर पाएंगे, या कोई संस्था इस प्रकार की है तो इससे जुड़ जाए, इस प्रकार के बातों से वे अपने को जोड़ दे। और मैं यह प्रशंसा के तौर पर उनसे कहूंगा कि आपने जो कुछ किया है, जो कुछ विस्तार से हमें उदाहरण लेकर बताया हमारे सामाजिक परिवार में,
संदर्भ में जो कुछ हो रहा है ये सब सही है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार के ये बुराई को हम कैसे सुधारें, इसके लिए कौन सा स्टेप या परिहार के रूप में हम क्या कर सकता है। यह एक विनम्र निवेदन है आपसे, इतना कहकर ये वेबिनार में भाग लिए हुए सभी जनों को, विशेषकर प्रियदर्शिनी जी को और इसके संयोजकों को मैं धन्यवाद देते हुए विदा करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चर्चा के लिए समय है। आप में से कोई भी यदि कोई सवाल या इस विषय से संबंधित संदेह पूछना चाहते हैं तो कृपया अपने ऑडियो को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स पर लिख कर डाल भी सकते हैं। नमस्ते मैम, मेरा नाम मीमांसा त्रिपाठी है। मैम, जैसा कि आपने कहा कि यदि वो परिस्थितियां नहीं बनती तो शायद वो अपने आप को स्त्री बना नहीं पाती। जैसे आपने उदाहरण लिया रानी लक्ष्मीबाई का। तो मैम, मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप मीरा के संदर्भ में भी यही विचार रखती हैं या उन तमाम स्त्रियों के संदर्भ में जिन्होंने पितृसत्तात्मक व्यवस्था से लोहा लिया और अपनी एक पहचान बनाई और हमारी आइकन बनी, तो वो परिस्थितियां ही केवल थी या कुछ और भी था? बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए मीमांसा। और मैं जो समझती हूँ संदर्भ में, मैं अपनी बात कहूंगी, इसमें भिन्न मत हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि मीरा जब नारीवाद का डिसिप्लिन शुरू हो गया, यह चर्चाएं शुरू हो गई, तो मीरा की जो भूमिका है वो आइकॉन के रूप में निकली। नहीं तो विद्रोहिणी मीरा कहलाती हैं। विद्रोह किससे है? पितृसत्ता से है। और पितृसत्ता ने अनुशासन और दंड की धुरी में मीरा को भी रखा। मीरा एक ऐसी महिला थी, मैं इसके माध्यम से एक और बात आपको कहना चाहूंगी कि वो उनका प्रेम जो था ना, वो किसी सामान्य पुरुष से नहीं था। वो कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यहाँ गिरधर कोई साड़ी की दुकान चलाने वाला या कोई कॉमन लड़का नहीं है जिसपे पितृसत्ता की भौएं तन जाती। अरे भाई, पितृसत्ता ने किसी एक स्त्री की इस घोषणा को भी इतनी बुरी तरीके से लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और भक्ति के स्वरूप को भी मीरा के खुलेपन को पितृसत्ता ने बर्दाश्त नहीं किया। तो पितृसत्ता में भक्ति के अधीन होकर मीरा ने शक्ति दिखाई और उन्होंने खुद कहा, लोक लाज कुल की मर्यादा बहाए दी जो जस पानी, अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला बौरानी। या फिर उन्होंने यह भी कहा, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। तो यह जो लोक लाज की मर्यादा है ना, इसको ब्रेक करने की शक्ति प्रत्येक स्त्री में नहीं होती है। क्योंकि मैंने अपनी बातचीत में यह भी कहा कि लोक लाज और मर्यादा की घुट्टी में अधिकांश औरतें एडजस्ट कर जाती हैं। न केवल एडजस्ट करती हैं, वो अपनी बात की संततियों को, अपनी बेटियों और बहुओं को भी मर्यादा में रहने की ही सीख देती हैं। इसीलिए हमारे पास ढेर सारी मीराएं नहीं है। अब सवाल ये है ना कि वो मीरा के कदम से कितनी औरतें प्रेरित हुई? नहीं हुई। आप राजस्थान में जाइए, आपको पद्मा नाम खूब मिलेगा जिसने जौहर किया था, लेकिन शायद मीरा बहुत कम मिले। हमारे यहाँ सीताएं चाहिए जो पति के साथ वन गमन करे, जो पति के कहने पर अग्नि परीक्षा दे। हमारे यहाँ राधा नहीं चाहिए जो कृष्ण से जबान लड़ाए, प्रेम करे, प्रेम की अभिव्यक्ति को स्वीकार करे। तो मेरा यह उत्तर है इस पर कि वह परिस्थितियां थी, वो आत्मा आंदोलन था मीरा का, उनकी भक्ति का प्रकाश था कि उन्होंने यह लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप मीरा का काव्य देखें तो उनकी संत कवियों में उस गंभीरता से गणना क्या होती है जिस तरीके से अन्य संत कवियों की होती है। मीरा को इतिहास उनके इस विद्रोही कदम से ही जानता है। इसी के साथ मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि इतिहास लेखन को भी अपनी भाषा बदलनी चाहिए। इतिहास लेखन ने जिस तरीके से मीरा का इंट्रोडक्शन दिया है या देते चले आए हैं, उसे भी बदलना चाहिए। क्योंकि मीरा अपने आप में एक युग थी और विरल भी थी। लेकिन बहुत सारी उसी समय में यह उदाहरण रखने के बावजूद भी आज हमारे पास ढेर सारी मीराएं क्यों नहीं है, ढेर सारी सीताएं हैं। शुक्रिया मैम। थैंक यू।
और कोई प्रश्न? यस, डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्कार। सर आप दिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, देख सकती हैं? जी 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 नमस्ते। मैं मुरलीधरन हूँ, जी साहित्य मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। जी सर, प्रणाम सर। सबसे पहले इस भाषणमाला के आयोजन हेतु इसके आयोजकों यानी सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंचेरी और हिंदी साहित्य मंडल को साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर प्रियदर्शनी, अपने अपने विषय पुस्तकात्मक विचारधारा और स्त्री पराधीनता के रूप पर विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मैं मानता हूँ कि आपने अपने विषय के साथ पूरा न्याय किया है। जैसा कि आपको मालूम है, ये एक संगीन विषय है। स्त्री पराधीनता के रूप इन शब्दों में भी काफी आपत्ति व ऑब्जेक्शन हो सकती है। क्या आज की स्त्री अपने को पराधीन मानती है या पराधीन मानने के लिए क्या वे तैयार है? मैं समझता हूं कि उत्तर नकारात्मक होगा। अपने को पराधीन समझने का पुराना जमाना बीत गया है। आज स्त्री पुरुषों की बराबरी करते हुए नजर आती है। यहाँ तक कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान रैंक देना शुरू कर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पराधीनता का विषय ही आज कहीं नहीं उठता है, लेकिन केरल, खासकर केरल में, उत्तर भारत में हो सकता है। तो वहाँ के सुदूर गांवों में रहने वाली स्त्रियों में इस प्रकार की पराधीनता का बोध हो तो इस कार्य में उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के अभाव में अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की इजाजत भी उनको नहीं दी जाती, लेकिन वहाँ का सामाजिक परिवेश भी ऐसा है। स्त्री के संबंध में हमारा पुराना दृष्टिकोण शायद हमारे धार्मिक दृष्टिकोण के कारण हुआ होगा। रामायण, भागवत, गीता ऐसे हमारे आदि धार्मिक पुराणों के प्रभाव से हमारे मन में स्त्री का पराधीन भाव जम गया होगा, ऐसा मेरी मानना। हमारी स्त्रियां सीधा का अनुकरण करना चाहती है, उनके समान आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्री, आदर्श माता, सबसे बढ़कर आदर्श नारी बनना चाहती है। जो समाज के लिए भी आवश्यक। मेरा मतलब ये नहीं है कि आज की मैंने कुछ लोगों में मैंने स्वाभिमानी क्या कुछ स्त्रियों में इस प्रकार की भावना हो सकती है, लेकिन अधिकांश स्त्रियों में इस पराधीनता को तोड़ने की मैंने बड़ी इच्छा दिखाई पड़ती है। क्या आप मेरे आशय से सहमत है कि नहीं? सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने प्रशंसा करके मेरा उत्साहवर्धन किया, क्योंकि हम लोग अपने अकादमिक जीवन में पढ़ लिख रहे हैं, अभी बहुत पढ़ना है और बहुत आगे जाना है, और आप जैसे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद और प्रोत्साहन हमेशा चाहिए, क्योंकि भारत जड़ों से जुड़े रहने वाला देश है और कहीं न कहीं स्त्री के संबंध में ये जड़ें ही तंग कर रही हैं। सर, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, और मैं पूरे विश्वास से यह जानती हूँ कि इस वक्त मुझे जितनी महिलाएं सुन रही हैं वह मेरे साथ होंगी, क्योंकि मैं कुछ उदाहरण से अपनी बात कहूंगी। मैंने हाल ही में एक मलयालम सिनेमा देखा था जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन किचन। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी उसे जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक संभ्रांत परिवार की एक महिला जो अपने विवाह से खुश है, पति से खुश है, आप सबको सुनाई दे रही है ना? स्पेशली अगर कोई इस बात को कंफर्म करे कि उसने यह सिनेमा देखा है, मलयालम फिल्म का है द ग्रेट इंडियन किचन।
तो वो लड़की बहुत खुश है, सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी इच्छाएं रखती है, पितृसत्ता उसी संभ्रांत घर में उसे केवल एक कुक के दर्जे में बांध कर रखती है, उसे आगे बढ़ने नहीं देती। उसे मुक्ति तभी मिलती है जब वह परिवार छोड़ देती है। और महादेवी वर्मा ने भी श्रृंखला की कड़ियां में लिखा है, या अपनी कविता में भी लिखती हैं, तोड़ दे क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है। दूसरी चीज की स्त्रियों में मुक्ति की छटपटाहट आज भी है। आपने कहा अधिकांश स्त्रियां पराधीनता को नहीं मानती हैं, मैं इसके उलट कहना चाहती हूँ कि अधिकांश स्त्रियों को पराधीनता महसूस होती है, और कुछ ही स्त्रियां हैं जो अपने आप को हर दायरे में, हर रूप में स्वतंत्र महसूस करती हैं। पॉइंट नंबर 2, सर निर्भया केस हुआ था और भारत मिलेनियम और डिजिटल और सब चीजों के दावे कर रहा था। वह लड़की मॉल से निकली थी और सिनेमा देखकर निकली थी, अपने मित्र के साथ निकली थी, लेकिन उसकी दुर्गति हुई। दुर्गति पर जो हमारे जिम्मेदार नेताओं का बयान आया वह पितृसत्तात्मक सोच है कि वो अगर रेपिस्टों को भैया कह देती तो शायद रेप रुक जाता। फिर आप कठुआ का केस देख लें, 4 महीने की बच्चियों का बलात्कार देख लें। कोरोना काल में आप सब ने, अगर आप सब टीवी और अखबार से जुड़े रहे होंगे तो आपने यह देखा कि घरेलू हिंसाएं 55% अधिक दर्ज की गई। ये कौन लोग थे जो घर में अपनी पत्नियों को पीट रहे थे? ये कौन सा समय है? मैं तो इतिहास की बात नहीं कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने आपको जो तीनों उदाहरण दिए वो इसी सदी के हैं, हाल दर हाल के मामले हैं। ये कौन लोग हैं जो मोलेस्टर्स होते हैं? ये कौन लोग हैं जो एसिड फेंकते हैं? ये कौन लोग हैं जो अपनी बच्चियों को काली पॉलिथीनों में भरकर नालियों में बहा देते हैं? ये कौन लोग हैं जो रिश्वत देकर भ्रूण परीक्षण कराते हैं? ये कौन लोग हैं सर? क्या हम राम के युग में हैं? क्या हम धार्मिकता के युग में हैं? नहीं, आंखें मूंद लेने से, शुतुरमुर्ग होने से नहीं होगा। अभी बहुत प्रतिशत ऐसा है जिन स्त्रियों को अपनी आजादी का बोध नहीं है। मैंने आपको यह भी बताया कि वर्तमान समय में नागरिकों पर, कामयाब औरतों पर, कामयाब स्त्री नागरिकों पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके मूवमेंट जो हैं वह अपनी ही विचारधारा के अंतर विरोधी न हो। कहने का आशय यह है कि हम पुरुषों की जिन प्रवृत्तियों को दोष देकर नारीवाद के विजन का विस्तार किया है हमने, कि अमुक अमुक चीजें शोषणकारी रही हैं, अमुक अमुक चीजें भेदपूर्ण रही हैं, हम उन्हीं भेदों को आधुनिकता के नाम पर या पुरुषों के कॉपी के नाम पर अपने आचरण में न लाएं। मैंने अपने अंतिम में नारीवाद की यही बात कही है। नारीवादी विचारधारा पुरुष विरोधी नहीं, अधीन बनाए रखने की मानसिकता का विरोध करती है। तो सर अगर आप आज का भी कोई अखबार भले ही केरल का खोल कर देख लें तो उसमें कम से कम औसत दर से 3 रेप की घटनाएं दर्ज होंगी, 2 स्त्री हत्या की घटनाएं दर्ज होंगी, 1 घटना दर्ज होगी मोलेस्टेशन की, और 1 घटना दर्ज होगी कि स्त्री ने प्रतिक्रिया में मारा। आप लोग अपने अपने अखबार देख लीजिए, ये मैं आज की बात कर रही हूँ। तो यह जो हिंसा के स्वरूप हैं, यह जो ट्रैफिकिंग है सर, भारत एक बहुत आदर्श विवाह संस्था चलाता है, फिर ये वेश्याएं किसके लिए हैं? ये किन्हें चाहिए? ये लड़कियां खरीदी बेची क्यों जा रही हैं? ये किसके उपयोग के लिए है? जब सभी को शादी करनी है तो यह उद्योग किस पर खड़ा है? यह किसकी मांग है? तो मैं आपके उत्तर में यही कहना चाहूंगी कि सर बहुत कम प्रतिशत स्त्रियों को अपनी स्वाधीनता का बोध है। अभी यह जागृति फैलानी है, जैसा के सर ने कहा, जैसा वेलायुधन सर ने कहा कि हमको रूट स्तर पर इस पर काम करना होगा, और लंबे लंबे भाषण इसके लिए नहीं चलेंगे। मैं कहीं हद तक उससे सहमत हूँ, लेकिन साथ में यह जोड़ना चाहूंगी कि हम दलित मुद्दों पर तो नहीं कहते कि लंबे भाषण नहीं चलेंगे, हम अन्य किसी मुद्दे पर तो नहीं कहते लंबे भाषण नहीं चलेंगे। हम हमेशा कहते हमको हर मुद्दे में केवल स्त्रियों की स्थिति में ही सुधार दिखाई देता है। यह भी बड़ा विचित्र है, वो स्त्रियों को नहीं दिखाई देता। आरक्षण बिल लटका हुआ है, वो नहीं दिखाई देता। ये जो तमाम हिंसाएं उनके साथ होती हैं, ये जो धर्म के नाम पर हिंसाएं होती हैं, ये जो हलाला है, ये जो कई तरीके की विवाह की प्रथाएं हैं, लड़की की शादी पति के न रहने पर उसकी इच्छा के बिना उसके ही देवर से करा दी जाती है। तो स्त्री के मनोविज्ञान, सामाजिकता, इन सारी चीजों के अध्ययन में अभी बहुत प्रतिशत कमी है। मैंने अपने वक्तव्य के आरंभ में ही कहा कि मैं इसे केवल विषय नहीं मानती हूँ, यह एक जन जागृति है। हमारी ये जो बच्चियां जो पढ़ रही हैं, जो समझ रही हैं, ये कल को
किसी न किसी कक्षा में उद्बोधन देंगी। उन कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियां भिन्न भिन्न वर्गों से आएंगी, गरीब के घर की भी बेटियां हो सकती हैं, अमीर के भी घर की भी बेटियां हो सकती हैं। यह जो विचार है ना सर, ये यात्रा करता है। हमें मंच चाहिए बताने के लिए। अगर मंच की भूमिका हम समाप्त कर देंगे तो हम लोगों को संगठित और एकजुट कैसे करेंगे? यह मामले जो भेद वाले हैं या भेद मेंटेन करते हैं, ये सेल्फ क्लीनिंग के मामले नहीं है। हम अपनी नीयत आप सुधारो तो हर ही चीज का उपाय है कि बलात्कारी यह मान ले कि उससे गलती हुई, चोर यह मान ले कि चोरी नहीं करना चाहिए। इतनी मूल्य परकता कहाँ से आएगी सर? इसलिए हमको संगठित होने की कुछ मुद्दों पर जो हिंसा का रूप ले रहे हैं या जो दूसरे के मानवाधिकार को छीन रहे हैं, इन पर संगठित होकर बात करने की बहुत आवश्यकता है। मैं अपेक्षा करती हूँ इस मंच से, केरल साहित्य मंडल से और इस कॉलेज से कि आगे भी वो इस श्रृंखला को बढ़ाएगा, क्योंकि दलित स्त्री के दुख अलग है, मुसलमान के अलग है। सभी स्त्रियां अपने अपने सुरक्षित जोन, जिसे आप परिवार कहते हैं, उसमें पूर्ण सुखी नहीं है। लेकिन जैसा कि होता है, अपवाद हर जगह होते हैं, यह अपवाद भी है कि कुछ लड़की और स्त्रियां पूर्ण सुखी भी हैं। तो मैं सर विनम्रता पूर्वक अपनी यह बात समाप्त करूंगी। धन्यवाद मुरलीधरन जी। मेरा नाम बाबू है। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? आती है? जी जी आ रही है। विषय, आपने जो विषय चुन लिया वो गंभीर विषय है। प्रिय दर्शनी के मुंह से सही व्याख्यान सुनने का सुअवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत प्रणाम। स्त्री में सवाल नहीं, किसी जोड़ने का प्रयास है। जी। स्त्री विमर्श का फैलाव देशी तरीके से हुआ है। अनेक सालों से इसमें हिंदी साहित्य की अहम भूमिका रही है। सामंतवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी इस व्यवस्था में महिलाएं बहुत प्रताड़ित है, पीड़ित है, सब लोग जानते हैं। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था में इस औपनिवेशिक अवसर पर भौगोलिकरण के समय पर स्त्रियों के विरुद्ध अनेक स्थलों में, परिवार में, परिवार के बाहर, समाज में अनेक जो स्त्रियां अनेक रूप से प्रताड़ित है, पीड़ित है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, सब लोग जानते हैं। पुरुष की अधिनायक वृत्ति है, घर में बाहर सब कहीं पुरुष की अधिनायक वृत्ति है। समाधान क्या है? सॉल्यूशन क्या है? यही है सवाल। सामंतवादी, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी, इंपीरियलिज्म, लेनिन ने कहा है इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था है। ये साम्राज्यवाद के भी, भारत में जो फासिज्म है, मोदी के नेतृत्व में यहाँ जो फासिज्म है, इस फासिज्म के विरोध में, साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरोध में, नियो कॉलोनाइजेशन के विरोध में, नव उपनिवेशवाद के विरोध में और नव लिबरल चिंतनों के विरोध में पुरुष के साथ स्त्रियां एक साथ जुड़ने से इस प्रकार का अत्याचार खत्म हो जाएगा इस सूरज के नीचे, इस धरती पर। अभी जो एक मिसाल है किसानों का संघर्ष, कल आप सब जानते हैं इसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी संघर्ष करती थी। इसलिए पुरुष और व्यक्ति और समाज, इस प्रकार का कंपार्टमेंटलाइजेशन हमारे समाज में, ऐसा विभाजन हमारे समाज में, इसी प्रकार पुरुष और स्त्री का विभाजन, ऐसा ये कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म होना चाहिए। एक साथ एकजुट होकर, विभिन्न ऑर्गन या अलग चीज नहीं है, सत्ता नहीं है, एक है।
इस प्रकार एकजुट होकर पुरुष की अधिनायक वृत्ति के विरुद्ध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध, नव लिबरल पॉलिसी के विरुद्ध, फासिज्म के विरुद्ध, हिंदुत्व एजेंडा के विरुद्ध, भाषारीकरण के विरुद्ध, उपभोगवादी संस्कृति के विरुद्ध, पुरुष के साथ स्त्री, स्त्री के साथ पुरुष एक साथ मिलजुल कर संघर्ष करने से स्त्री की मुक्ति, स्त्री की शाश्वत मुक्ति संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शिनी। आप केरल में आइए और गंभीर, आपका भाषण गंभीर है और विश्वविद्यालयों में, कोच्चि श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय में आप आइए। आपका जो गंभीर भाषण, इस विषय से संबंधित आपका भाषण विस्तृत रूप से एक संगोष्ठी में, तो सेमिनार में, ऑफलाइन में सुनने के लिए हम आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने आत्मीय निमंत्रण के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद सर। केरल जब याद करेगा मैं आऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। समय क्या? हेलो मैम। समय क्या? मेरा एक सवाल है। गुड मॉर्निंग मैम। हम धर्म भी कई तरह से इस पितृसत्तात्मकता का बढ़ावा देते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक धर्म ग्रंथ पढ़ा था, इसका एक कोट पढ़ने का मुझे अवसर मिला। तो उसमें लिखा था, पत्नियों को उपदेश देते हुए उसमें कहते हैं, पत्नियों, तुम्हें पत्नी का आज्ञाकारी बनी रहनी चाहिए। तो माफ़ कीजिएगा, मैं किसी एक धर्म पर जोर देना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो अन्य धर्मों में भी मैंने ऐसी बातें सुनी है। तो कई बार धर्म ग्रंथों में धर्म महिलाओं को सकारात्मक रूप से भी महिलाओं की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए बातें करते हुए दिखाई देते। उसी समय भी वे कई बातों पर लैंगिक असमानता भी दिखाई देती है। तो धर्म की ये जो विरोधी मानसिकता है या जो विरोधाभास है, उसके बारे में आपका क्या राय है? ये मैं जानना चाहती हूँ मैम। बहुत अच्छा सवाल है आपका अतीरा। मैं धर्म के संबंध में कुछ बिंदुओं को रेखांकित कर चुकी हूँ, और जिस तरीके से आपने कहा कि पति की आज्ञाकारी होना चाहिए, उसी तरह इस्लाम में भी है कि शौहर की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। भाषा बदल जाती है लेकिन मंतव्य वही है। रही बात कि धर्म ने जगह जगह पर स्त्री को उत्तम आचरण के भी संदेश दिए हैं, शिक्षाएं दी हैं, क्योंकि हम जिन चीजों पर विश्वास करते हैं, जैसे आप अपने शिक्षकों पर विश्वास करते हैं तो आप उसकी काउंटर क्वेरी नहीं करते हैं। जैसे हमारी माँ ने हमें कह दिया कि यह चीज ऐसे होगी, हमें बता दिया गया घर में कि लाल रंग ये है, देखो, भले हमें लाल की जगह काला दिखाया गया। तो अब हम लाल काला का निर्धारण सही रंग कौन सा है तभी करेंगे जब हम उस दायरे से बाहर जाएंगे। तो अगर मुझे सच बताया गया है कि लाल रंग लाल ही है तो बाहर की दुनिया भी लाल ही बोलेगी, और अगर हमें काला दिखा के लाल बताया गया है तो बाहर की दुनिया हमसे सवाल करेगी। तो प्रश्न जिज्ञासाएं ऐसे बढ़ती हैं। ऐसे में मैं ये समझाना ये चाह रही हूँ कि धर्म ने स्त्रियों को उत्तम आचरण में सहनशीलता सबसे ऊपर रखा है। सहनशीलता रखा है, दूसरी चीज कृतज्ञ होना रखा है। स्त्री कृतज्ञ है, और कृतज्ञ किस भाव से? पुरुष तुम्हें संरक्षण देता है, पुरुष तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में तो सौभाग्यवती भाव बड़ा ही ब्रांडेड आशीर्वाद है, यही दिया जाता है। तो पुरुष तुम्हारा सौभाग्य है। जिन स्त्रियों के पुरुष नहीं है वो सौभाग्यशील भी नहीं है, इसीलिए वह किसी अच्छे कार्य में सहयोग भी नहीं लेती हैं, कुछ भी अच्छा छू नहीं सकती, क्योंकि उनके पास उनका सौभाग्य नहीं है, वो सौभाग्य की सूचक नहीं है। विवाहित स्त्रियां ही मंगल कार्यों में भाग ले सकती हैं, यह भी धर्म कहता है। दूसरी चीज यह है कि सहनशीलता के बाद उसको कृतज्ञ होना सिखाया जाता है। वो अपने पेट भरने वाले के प्रति, अपने संरक्षक के प्रति कृतज्ञ रहे, और कृतज्ञता उसे कहती है जब वो जो उसका ख्याल रख रहा है उसका पलट कर जवाब दे। अब मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ, मैंने पाठ्य चर्चा में यह बताया कि किस तरीके से भाषा एक बड़ी भूमिका अदा करती है।
यही बातें जो मैं नारीवाद के एंगल से कह रही हूँ, तो आपको धर्म ऐसा दिखाई दे रहा है, यही बातें जब आप किसी कथावाचक के मुंह से सुनेंगे या धार्मिक ज्ञाता के मुंह से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह संतुलित उत्तम आचरण का ज्ञान दिया जा रहा है। तो भाषा बहुत महत्व प्रदान करती है। धार्मिक भाषा स्त्री को उत्तम आचरण, कृतज्ञता, परोपकार, वत्सलता, माँ होना, माँ की भूमिका में त्यागी होना, कि तुम बच्चे खा लिए समझो तुम्हारा पेट भर गया, इस तरीके की इलॉजिकल बातें इस तरीके से समझा देता है, इस भाषा में समझा देता है कि जो स्त्री पढ़ रही है या सुन रही है, उसके घर की महिलाएं उन चीजों पर न केवल विश्वास करती हैं बल्कि व्यवहारिक रूप में वैसा ही आचरण भी करती हैं। तो वह बच्चा क्यों न विश्वास करे। अब चूंकि स्त्री को का कोई कैरियर नहीं देखा गया, स्त्री का कैरियर विवाह ही है, तो वह एक जो हमारा समाज है ना, वो हमारे छोटे छोटे ट्रेनिंग शिविर हैं जो समाज की मान्यताओं को हमारे भीतर धीरे धीरे फीड करते हैं। ये छोटे छोटे ट्रेनिंग यूनिट हैं, प्रशिक्षण शिविर हैं। तो अब एक घर से स्त्री गुलामी को अच्छी भाषा में, उसे नहीं लग रहा ये गुलामी है, स्त्री को यह बातें उसका कर्तव्य बोलकर, उसका धर्म बोलकर सिखाई जाती हैं। अब वो अपने धर्म का बोध लेकर एक घर से दूसरे घर में जाती है और उस घर में भी उसको वही आचरण देखने को मिलता है। तो आप ही बताइए, कोई महिला क्यों सवाल करेगी? और बाहर जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। पुरुष का लोक बाहर अधिक खुला होता है। घर में बैठने वाले पुरुष को लोग ताने देते हैं कि घर में घर घुसरा है, चूल्हे में घुसा हुआ है, औरतों की तरह चूल्हे में मुंह डाला हुआ है, निकलो बाहर यहाँ से। और बाहर जाने वाली स्त्रियों को कहते हैं कि बाजारू है, इसे घर में रहना चाहिए। तो आप बताइए कि जब उसका सामना ही बाहर की सच्चाइयों से नहीं होगा तो वो धर्म की भाषा में ही तो बड़ी होगी। वह कहाँ से नारीवाद की भाषा लाएगी? उसके पास तो काउंटर टेक्स्ट है ही नहीं, अपने विचार का काउंटर पाठ है ही नहीं। जैसे पितृसत्तात्मक विचारधारा का काउंटर पार्ट नारीवादी विचारधारा है, जैसे मनुस्मृति का काउंटर पार्ट संविधान है, उसी तरीके से स्त्री के जो जिसमें उसकी नैसर्गिक कंडीशनिंग की गई है, उसकी काउंटर विचारधारा को काउंटर करने के लिए परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसीलिए जब वह लंबे समय तक एक विचारधारा में बड़ी हो जाती है तो वो उसमें एडजस्ट कर जाती है और अपने बाद की पीढ़ी को भी एडजस्ट कर जाने का दबाव बनाती है। तो अधीरा, मेरा यह उत्तर है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद समय पर ध्यान रखकर अब चर्चा खत्म करना चाहती हूँ। चर्चा में भाग लिए सभी को धन्यवाद। अब मैं विनोद कुमार के नाटक बुधनी में चित्रित पितृसत्ता विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने के लिए एर्नाकुलम महाराजास कॉलेज से शोध छात्रा ऐश्वर्या अनिल कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सिंधु टीएस जी के निर्देशकत्व में पीएचडी कर रही हूँ। आज मैं पितृसत्ता, पुरुषों की सत्ता प्राथमिक होती है। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष और स्त्री को दोयम दर्जे का माना जाता है। पितृसत्ता ने स्त्रियों को बेटी, पत्नी और माँ से अलग कभी भी एक मनुष्य के रूप में देखने का उस आकांक्षाओं का प्रयास नहीं किया है। नहीं, जब आदिवासी समाज की बात होती है, पता है कि आदिवासी समाज में पितृसत्ता के जंजीरों से मुक्त है, लेकिन यह बात पूर्णतः सच नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश आदिवासी समाज आज पितृ प्रधान समाज को ही मानते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पहले आदिवासी स्त्रियां अधिक स्वतंत्र सत्ता ने अपने आधिपत्य स्थापित कर लिया। आदिवासी स्त्रियों को के भीतर रखने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए। व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों जैसे बाहरी लोगों द्वारा आदिवासी स्त्रियों का यौन शोषण होने लगा। उनके लिए स्त्री उपभोग एवं संतानोत्पत्ति का साधन मात्र बन गई।
सत्तात्मक समाज में उपेक्षित स्त्री का दर्द विनोद कुमार के नाटक में हुई एक घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दामोदर नदी पर पंचेत डैम का उद्घाटन के लिए आए थे। उसने उनसे शादी कर, यानी कि माला पहनाना या उसे तिलक लगाए जाना विवाह के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री संतान नहीं दे, इसलिए बुद्धनी को समुदाय के बाहर विवाह करने के कारण गांव से निकाल दिया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत उसे एक नौकरी मिली थी, वहां से उसे निकाल दिया गया। बाद में जिंदा रहने के लिए उसे कई संघर्ष। बुद्धनी का इस संघर्ष और दर्दनाक जीवन के लिए पितृसत्ता जिम्मेदार है। समाज, धर्म और उससे जुड़ी रूढ़िवादी परंपरा पितृसत्ता को अधिक प्रबल बनाती है। आदिवासी स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। वे हर काम में अपनी हिस्सेदारी निभाती है। फिर भी समुदाय की सार्वजनिक गतिविधियों में स्त्रियों की सीमित भूमिका ही रहती है। संथाल, मुंडा, उरांव जनजाति में पिता की संपत्ति पर बेटी का कोई अधिकार नहीं मिलती है। अन्य से शादी करने पर उसे समाज से निकाल दिया जाता है। आदिवासी कस्टमरी कानून के तहत 24 आदिवासी समूहों में बेटियों को पैतृक संपत्ति अधिकार रखा गया है। आदिवासी समाज में कई कुप्रथाएं, कुरीतियां, जादू टोना और अंधविश्वास है, जिसके नामों से किया जाता है। परिवार वाली स्त्रियों पुरुष वर्ग होते हैं। घर के कामों में दिन भर लगे रहने के बावजूद भी उसका श्रम और समय का कोई मूल्य नहीं दिया गया है। गाजी पुरुष अपना हक जताते, जैसे इतना बुद्धि गुना उसकी कमाई मौज मस्ती था के हाथ के आराम से जीवन जीता था। इतना लेकर तक खिलाफ लड़ाई करती, भी वह हार नहीं मानती है। पितृसत्ता स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को दबाए रखने का एक षड्यंत्र मात्र है, लेकिन समय के साथ स्त्रियां अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होने लगी है। ऐश्वर्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के सचिव डॉक्टर सी राधामणी जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित इस वेबिनार में धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। इसमें ये तो तीसरा वेबिनार है। डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी ने अपने पितृसत्तात्मक विचारधारा और स्त्री पराधीनता के रूप में विषय पर गंभीर व्याख्यान दिया है। स्त्री पराधीनता के विविध रूप उन्होंने पेश किया है और आपके ओजस्वी भाषण से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। प्रियदर्शिनी जी ने इतवार के इस छुट्टी के दिन में भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे छात्रों को संबोधित किया। केरल हिंदी साहित्य मंडल और हिंदी विभाग
सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंजेरी की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं। हमें आशा है कि आगे भी हमारे नियंत्रण स्वीकार करेंगी और हमें सहयोग देगी। प्रियदर्शिनी जी, आपको बहुत बहुत आभार। इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। कुछ साहित्य मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वंभरन सर, सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंजेरी के हिंदी विभाग अध्यक्षा मीना जी, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव और हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर के वेलायुधन जी ने आशीर्वचन दिए हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। संयोजिका डॉक्टर सिंधु टीआई और कोलंजेरी सेंट पीटर्स कॉलेज के विभाग के अन्य अध्यापक मित्रों, केरल हिंदी साहित्य मंडल के कार्यकर्ताओं, चर्चा में भाग लिए मीमांसा त्रिपाठी जी, श्री मुरलीधरन जी, डॉक्टर टी.ए. बाबू जी, आदिरा कृष्णन जी और अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भाग लेने वाले प्रतिभागियों, छात्रों, साथ ही हमारी ज्योति जी और अमृता जी, सबके प्रति हम शुक्रगुजार हैं। सबको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं अब समाप्त करती हूँ, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मैं सबको एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद दर्शनी जी। जय हिंद, जय हिंद। मैं एक बात कहना चाहूँगी मैम आप लोगों को कि आप लोगों का साथ इतना आत्मीय रहा और इतनी संयम से आपने सुना, इसके लिए आपके विद्यार्थी, आप सभी केरल साहित्य मंडल सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि केवल गंभीर विषयों पर चिंतन आवश्यक नहीं है, मुंह के साथ कान भी जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारी बातें मस्तिष्क तक वहां पहुंचे। तो यह संयम को मैं प्रणाम करती हूँ। शशिधरन सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत लंबे समय के बाद देख रही हूँ आपको। और ढेर सारा प्यार मैं सिंधु मैम को देती हूँ। बनारस से बनारस से उनका एक पुनर्जन्म का संबंध है और उनके माध्यम से केरला से हमारा एक पुनर्जन्म का संबंध है, तो हम जुड़ते रहते हैं। आपने जुड़ा और इतने अच्छे मनुष्यों के मध्य मुझे आने का अवसर दिया। मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ। जिन लोगों ने मेरे वक्तव्य पे प्रतिक्रिया दी है, मैं उनको विनम्र प्रणाम और धन्यवाद कहती हूँ और आशा करती हूँ कि केरला और जो देवभूमि मुझे याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राधामणि मैम, सिंधु मैम, शशिधरन सर, सबको मैं विनम्र प्रणाम करती हूँ। मीना मैम, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।